अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफ्दर आयत की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। चौधरी मनसब अली के घर में कोहराम मचा हुआ था। इसके नौजवान बेटे नियाज अली को किसी ने सोते में कत्ल कर दिया था। मैं सुबह के 7 बजे मौका वारदात पर पहुंचा और ज़ाब्ते की कार्रवाई शुरू कर दी। मौके पर मौजूद हवलदार ने मुझे बताया कि वो वारदात की इत्तला मिलते ही मौका वारदात पर पहुंच गया था और उसने किसी चीज़ को इधर उधर नहीं किया। मकतूल अपने बिस्तर पर खून में लथपथ हो रहा था। बिस्तर बरामदे में बिछा था। मार्च का महीना होने के बायस मौसम ज़्यादा गर्म नहीं था। बरामदे के सामने सरकंडों की भारी चिकें पड़ी हुई थीं। बरामदे में एक दूसरी चारपाई भी मौजूद थी और इस पर बिस्तर भी बिछा हुआ था। पायती की तरफ एक खेस तय किया हुआ रखा था और चादर पर शिकने नहीं थी, जिससे अंदाजा होता था कि इस पर कोई नहीं सोया। मकतूल के जिस्म पर तेज धार आले के 1 दर्जन निशानात थे। गोया कातिल ने कत्ल के पुख्ता इरादे से वार किए थे। इतने ज़्यादा वार कई बातों की निशानदही करते थे। अव्वल ये कि कत्ल के पीछे सख्त नफरत कार फरमा थी। दोयम मकतूल ने कातिल को पहचान लिया था और कातिल घबराहट में वार पर वार करता चला गया। यानी मकतूल का बच जाना कातिल के हक में मौत का पैगाम साबित हो सकता था। सोयम ये कि कातिल बुज़दिल और कमज़ोर था। चंद वार करने के बाद उसे अपने दुश्मन की मौत का यकीन नहीं आया था। खून के धब्बे चारपाई के नीचे भी नजर आ रहे थे। 2 बातें खासतौर पर काबिले तवज्जो थीं। घर के दीगर अफराद करीबी कमरों में सोए हुए थे। उन्होंने मकतूल की चीखें क्यों नहीं सुनी? और दूसरी बात यह थी कि मकतूल खासा सेहतमंद शख्स था। उसने मज़ाहमत क्यों नहीं की? अगर वो मज़ाहमत करता तो इसकी लाश कम से कम चारपाई पर पड़ी हुई न पाई जाती। हमलावर गालिबन 2 थे। एक ने मकतूल को दबाए रखा और दूसरा वार करता रहा। यह भी हो सकता था कि कातिल ने पहला वार दिल पर किया हो और वही कारी साबित हुआ हो। ताहम सबसे पहले ये अंदाज़ा लगाना था कि कातिल बाहर से आया था या घर का आदमी था। मैंने लाश पर चादर डाल दी और मकतूल के बाप चौधरी मनसब अली से पूछा, कत्ल के बारे में सबसे पहले किसको पता चला था? मेरी बीवी साबरा बीबी को, उसने जवाब दिया। सबसे पहले वही उठती है। लाश देखकर उसने चीखें मारी तो सारे घर की आंख खुल गई। मैंने उसी वक्त 2 आदमी थाने दौड़ाए और लाश को चादर से ढक दिया। चौधरी की उम्र 65 साल के लगभग थी। वो ऊंचे कद काट का सेहतमंद आदमी था, लेकिन इस वक्त उसके कंधे झुके हुए थे और जवान बेटे की मौत के बायस निढाल हो रहा था। जो आदमी उसने थाने दौड़ाए थे, इनमें एक उसका छोटा बेटा सफ्दर अली और दूसरा एक मज़ारे था जिसका नाम कामू था। दोनों तकरीबन 6 बजे थाने पहुंचे थे। मैंने चौधरी से पूछा, आपने बाहर के दरवाजे चेक किए थे? इस सवाल का जवाब उसके बेटे सफ्दर अली ने दिया। सहन के दरवाजे की कुंडी खुली हुई थी। सफ्दर अली 30-32 साल का एक खुशअक्ल नौजवान था। मैंने कहा, इसका मतलब है कि कातिल बाहर से आया था। मलिक साहब, कातिल बाहर ही से आया करते हैं, चौधरी ने कहा। इसकी आवाज़ में गुस्सा भी था और गम भी। ये तो तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा। मैंने कहा कि आपका शक किस पर है? हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, उसने जवाब दिया। मैं किस पर शक जाहिर करूं? मुझे तो ये किसी चोर की कार्रवाई लगती है, सफ्दर अली ने कहा। आप किसी खोजी को बुलवाकर खुरा निकलवाएं। मैंने पूछा, आप में से किसी ने शोर की आवाज़ नहीं सुनी? चौधरी ने कहा, हमें बिल्कुल कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। हालांकि मैं तो बड़ी कच्ची नींद सोता हूँ। इस चारपाई पर कौन सोता है? मैंने मकतूल की साथ वाली चारपाई की तरफ इशारा किया। मेरा ये सवाल सुनकर चौधरी चौंका। वाज़ेह तौर पर उसके हवास पूरी तरह ठिकाने पर नहीं थे। वो अपनी बीवी की तरफ देखता हुआ बोला, यहाँ तो नियाज अली की बेटी सरीना सोती है। ओए, वो खैरियत से तो है ना? सरीना का तो हमें ख्याल ही नहीं आया, साबरा बीवी ने तेवरी चढ़ाई। उसने हमें कुछ बताया ही नहीं। सफदर पुत्र, इस औंतरी का पता तो कर। सफदर के चेहरे पर भी अचानक गुस्सा नजर आने लगा था। ये तो अंदर का ही मामला लगता है। ये कैसे हो सकता है कि साथ वाली चारपाई पर सोने वाले बंदे को कुछ पता ही न चले? मैं भरजाई से खुद पता करके आता हूँ। जवान, ठहर जाओ ज़रा, मैंने उसे रोका। थानेदार बनने की कोशिश ना करो वरना मामला ख़राब हो जाएगा। मुझे बात समझ लेने दो। क्या जरीना इस चारपाई पर सोई हुई थी? हाँ जी, रोज़ ही इधर सोती है, साबरा बीवी ने जवाब दिया। सदमे की वजह से मुझे इस बात का ख्याल ही नहीं आया और उसने भी कुछ नहीं बताया। मैं साबरा बीवी को बैठक में ले गया और कहा,
ज़रा तसल्ली से सारी बात बताएं। जब आपने बेटे की लाश देखी तो क्या उस वक्त बहू अपने बिस्तर पर मौजूद थी? साबरा बीबी ने कदरे सोचने के बाद जवाब दिया, मैं मर जावां, इसका बिस्तर तो खाली था। अगर वो पहले उठ गई थी तो उसने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? क्या आपकी बहू का अपने शौहर से कोई झगड़ा हुआ था? हाँ जी, कई दिनों से झगड़ा चल रहा था। मैंने पूछा कि झगड़े की वजह क्या थी? वजह क्या होनी थी जी, छोटे लोगों को मुंह लगाकर गलती की, उसने जवाब दिया। ज़्यादा गलती मेरे खामिद की है। मैंने उसको मना भी किया था कि बट्टे सट्टे की शादी ना करे, लेकिन वो नहीं माना। उसने तफसील बताते हुए कहा कि उसके बड़े बेटे यानी कि नियाज अली की शादी में बाज़ वजूह की बिना पर देर हो गई थी और ज़्यादा उम्र होने की वजह से मुनासिब रिश्ता नहीं मिल रहा था, लिहाजा उन्होंने अपने से एक कम हैसियत ख़ानदान में बट्टे सट्टे की शादी कर दी। इस कम हैसियत ख़ानदान के सरबराह का नाम सूफ़ी उबैदुल्ला था। ये शख्स बकौले साबरा बीबी के बहुत छोटा ज़मींदार था। मसहब अली ने अपनी बेटी को सूफ़ी के बेटे रफ़ीक से ब्याह दिया और उसकी बेटी ज़रीना को अपनी बहू बना लिया। फीके ने मेरी बेटी की ज़िंदगी अज़ाब बना रखी है, साबरा बीबी बात जारी रखते हुए बोली। एक तो उनके घर में तंगी है, दूसरे इशरत की सास बहुत फजूल औरत है, हर वक्त बेटे के कान भरती रहती है और बेटा भी माँ का ऐसा लाडला है कि बीवी को कुछ समझता ही नहीं। ज़रा सी बात पर बीवी को डांटना शुरू कर देता है। उसकी ये बात काबिले यकीन नहीं लगती थी। एक तो वो लोग ऊंची हैसियत के मालिक थे और दूसरे रफ़ीक की बहन उनके घर में थी। वो उसे यानी सरीना को ज़्यादा तंग कर सकते थे। मैंने पूछा, आप लोग रफ़ीक की बहन सरीना से कैसा सलूक करते हैं? क्या अपनी बेटी पर होने वाली ज़्यादती का बदला नहीं लेते? हम आला ज़ात के ख़ानदानी लोग हैं, उसने फ़ख्र से कहा। मेरा बेटा ज़रीना को फूलों की तरह रखता था, लेकिन वो ज़रा सी बात पर उससे लड़ना शुरू कर देती थी। 2 रोज़ पहले भी दोनों में झगड़ा हुआ था। ज़रीना मैके जाने की ज़िद कर रही थी, लेकिन नियाज़ इजाज़त नहीं दे रहा था। घर में 100 मजबूरियाँ होती हैं। इंसान शादी इसलिए तो नहीं करता कि बीवी हर वक्त मैके में बैठी रहे। क्या आप ये कहना चाहती हैं कि नियाज़ अली को ज़रीना ने तंग किया हुआ है? ये पता करना तो आपका काम है। ऐसी औरतों का क्या भरोसा हो सकता है कि उसने अपने किसी आशना से मिलकर ये काम करवाया हो? उस औरत ने बिला तामुल अपनी बहू पर इल्ज़ाम लगा दिया था। मैंने पूछा, आप उसके कितने दोस्तों को जानती हैं? ये मालूम करना आपका काम है। आप वो बात बताएं जो आपको मालूम हो। अगर आपकी बहू ज़रीना पर शक है तो इस शक की कोई वजह बताएं। शक हमने जाहिर कर दिया, वजह आप मालूम करें। इसको 2-4 दिन थाने में रखें, सब कुछ उगल देगी। मैंने ज़रूरी बातें नोट करके उसे बाहर भेज दिया और चौधरी को अंदर बुलाकर कहा, चौधरी साहब, आपने कहा कि कातिल बाहर ही से आया करते हैं, मगर आपकी बीवी का ख्याल है कि कातिल अंदर का कोई आदमी है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? मलिक साहब, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, उसने कहा। समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं भी सरीना से बात कर रहा था, मगर वो कोई जवाब ही नहीं देती, बस रोए चली जा रही है। मेरी बेटी को भी उसी पर शक है। मैंने अपनी बीवी से कहा है कि वो ज़रीना से उगलवाने की कोशिश करे। मैंने उठते हुए कहा, ये काम आपके बस का नहीं, तफ्तीश करना हमारा काम है। अपनी बहू को यहाँ बुलाएं। उसने बरामदे में जाकर अपनी बीवी को आवाज़ दी और कहा कि ज़रीना को बैठक में भेज दे। चंद साथ के बाद साबरा बीबी ज़रीना को लिए हुए बैठक में दाखिल हुई। उसने ज़रीना का बाजू पकड़ रखा था और यूँ मालूम होता था कि ज़रीना की मर्जी के खिलाफ उसे खींच कर ला रही है। दूसरी तरफ से एक नौजवान लड़की ने ज़रीना को पकड़ रखा था। वो भारी जिस्म और मोटे नकुश वाली एक बदमिजाज सी लड़की मालूम होती थी। उसकी तंग पेशानी थी और तेवरी चढ़ी हुई थी। उसके मुकाबले में ज़रीना एक हसीन और दुबली पतली लड़की थी। उसकी रंगत सुर्ख सफ़ेद और उम्र 18-19 साल के लगभग थी। उसके घने स्याह बाल खुले हुए थे और चेहरे के दोनों जानिब लटक रहे थे। उसकी आंखों से आंसू रवां थे और वो गम से निढाल हो रही थी। थानेदार साहब, इसके रोने धोने पर न जाएं, साबरा बीबी ने कहा। यह मकर कर रही है, इसको ज़रा दबका शबका लगाएं, 1 मिनट में सब कुछ उगल देगी। बीबी, आप मुझे तरीके न समझाएं, मुझे सारे तरीके आते हैं। मुझे अपने तरीके से काम करने दें और इसको छोड़ दें, ये कहीं नहीं जा सकती। दोनों औरतों ने लड़की को छोड़ दिया। वो वहीं दरी पर बैठ गई और घुटनों में सर देकर रोने लगी। मैंने चौधरी से कहा, फिलहाल इसे किसी अलग कमरे में बिठा दें और घर में सबको ये बात बता दें कि कोई शख्स इसके साथ सवाल जवाब ना करे। ये अच्छी ज़बरदस्ती है, साबरा बीवी ने गुस्से से कहा। हमारा खुद तरकत हो गया है और हम सवाल जवाब भी ना करें। कानून यही कहता है चौधरानी, मैंने कहा। जुर्म की तफ्तीश करना पुलिस का काम है।
अगर आपको कुछ मालूम है तो आप मुझे बताएं। वो बुड़बुड़ाती हुई कमरे से बाहर चली गई। चौधरी ने मेरी हिदायत के मुताबिक सरीना को अलग कमरे में बिठा दिया। मैंने दोबारा सवालात का सिलसिला शुरू किया। चौधरी साहब, आपने अपनी बीवी की बातें सुन ली हैं, अब आप अपनी बात करें। क्या आपको भी अपनी बहू पर शक है? शक वाली बात तो है, उसने जवाब दिया। ये कैसे हो सकता है कि बंदा कत्ल हो जाए और साथ वाले बिस्तर पर सोने वाले को खबर तक ना हो, जागने के बाद भी पता न चले? क्या आपको यकीन है कि जरीना गुज़िश्ता रात बरामदे में सोई थी? हर रोज़ ही बरामदे में सोती है। रोज़ाना की बात नहीं करें, कल रात की बात बताएं। मैंने तो नहीं देखा, मगर सब कहते हैं कि वो गुज़िश्ता रात बरामदे में सोई थी। इस बात को छोड़ें, इसे मैं चेक कर लूँगा। आप मुझे ये बताएं कि क्या आपकी बहू का अपने शौहर से कोई तनाज़ा चल रहा था? तनाज़ा तो कोई ख़ास नहीं था। 2-4 रोज़ पहले दोनों में कोई झगड़ा हुआ था। ज़रीना मैके जाना चाहती थी, नियाज़ अली ने उसे इजाज़त भी दे दी थी, लेकिन शाम को ज़रीना ने मैके जाने से इनकार कर दिया और इस पर नियाज़ अली को बड़ा गुस्सा आया और दोनों में तू तकार हो गई। क्या आपके ख्याल में इतनी सी बात पर कोई औरत अपने शौहर को कत्ल कर सकती है? मलिक साहब, अगर ये बात आप किसी और मौके पर पूछते तो मैं इनकार में जवाब देता, लेकिन मेरे बेटे की लाश बाहर पड़ी है, मैं कैसे अपनी बहू को बरी-उज़्ज़मा करार दे सकता हूँ? चौधरी साहब, बंदे के 100 सज्जन हों तो 2-4 दुश्मन भी होते हैं। आप किसी और दुश्मन के बारे में भी सोचें। मैं ज़रूर सोचूंगा, लेकिन एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये शादी नियाज़ अली की पसंद से हुई थी। उसने ज़रीना को कहीं देख लिया था और ज़िद करके शादी की थी। ज़रीना नियाज़ अली से उम्र में आधी है। ये शादी पर राज़ी नहीं थी, इसने कहीं और आंख लड़ा रखी थी। नियाज़ अली ने ज़रीना के भाई रफ़ीक से बात की और रफ़ीक ने बहन को समझा बुझाकर शादी के लिए राज़ी किया। मैंने कहा, और रफ़ीक इसलिए राज़ी हो गया था कि आपने उसे अपनी बेटी देने का वादा कर लिया था? ये बात बाद में हुई थी और ये अलग मामला है। ज़रीना ने अगर खुद नियाज़ अली को कत्ल नहीं किया तो किसी से करवाया है। आप इस लड़की की शक्ल सूरत पर न जाएं। ऐसी खूबसूरत लड़कियां अंदर से बहुत ख़तरनाक होती हैं। ज़रीना ने मेरे बेटे को कभी अपना खामिद तस्लीम नहीं किया था। ये शुरू से ही मौके की ताक में थी। उसकी बात में खासा वज़न था। अब देखने वाली बात ये थी कि इस इल्ज़ाम में कहाँ तक हकीकत थी और वो कौन था जिससे ज़रीना ने आंख लड़ा रखी थी। मैंने पूछा, चौधरी साहब, क्या आप इस नौजवान का नाम बता सकते हैं जिससे ज़रीना ने आंख लड़ा रखी थी? मैं अपने बेटे से पूछकर बताता हूँ, उसने कहा। फिर सफदर अली को अंदर बुलाया और उससे ज़रीना के मुबैना आशना का नाम पूछा। वो लोहारों का बेटा चीमा नहीं है? सफदर अली ने जवाब दिया। उसके साथ था उसका चक्कर। सही नाम क्या है उसका? मैंने पूछा। नाम तो सलीम है, मगर सब चीमा लोहार कहते हैं। मैंने सलीम और चीमे लोहार का पता नोट कर लिया और फिर पूछा, घर में इस वक्त कितने अफराद हैं? घर में इस वक्त बच्चों के अलावा 6 अफराद हैं, चौधरी ने जवाब दिया। 4 से तो आप मिल चुके हैं। इनके अलावा मेरी एक छोटी बहू और बेटी है। 2 मुलाजिम इनके अलावा हैं। मुलाजिमों के बारे में आपका क्या ख्याल है? हमारे मुलाजिम ऐसी जुर्रत नहीं कर सकते। फिर भी मैं मुलाजिमों से बात करना ज़रूरी समझता हूँ, मैंने कहा, लेकिन पहले आप छोटी बहू और बेटी को बुलाएं। सफदर अली अंदर जाकर दोनों को बुला लाया। बेटी वही थी जो थोड़ी देर पहले अपनी माँ के हमरा ज़रीना को पकड़कर बैठक में लाई थी। उसका नाम इशरत मालूम हुआ। मैंने पूछा, क्या तुम रफ़ीक की बीवी हो? उसने इस बात में सर हिलाया। यहाँ आए हुए कितने दिन हुए हैं? 4 दिन। मैंने पूछा, क्या तुम राज़ी खुशी यहाँ आई हो? उसने बुरा सा मुँह बनाकर कहा, कभी कोई औरत राज़ी खुशी भी खामिद का घर छोड़ती है? मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो ज़बान की तेज़ और कदरे अहमक थी। ये तो तुम सच कहती हो। मैंने उसकी तायद की और फिर पूछा, खामिद से झगड़ा किस बात पर हुआ था? फसाद की जड़ मेरी सास है। रफ़ीक उसके इशारों पर नाचता है। वो खुद तो हर वक्त बिस्तर पर पड़ी रहती है और चाहती है कि मैं सारा दिन इनके गंद धोती रहूं, हांडी रोटी करूं, बर्तन धोऊं, सफाई करूं, कपड़े धोऊं, क्या क्या करूं। इंसान हूं, कोई हैवान तो नहीं हूं। इस फापा कुटनी को भी कुछ करना चाहिए या नहीं? इंसान को इंसाफ की बात करना चाहिए। इस दिन मैंने खाने के बाद अपनी सास को बर्तन धोने के लिए कह दिया। बस इतनी सी बात पर रफ़ीक ने आसमान सर पर उठा लिया। कहने लगा कि मैं होती कौन हूँ उसकी माँ को काम का कहने वाली। माँ भी पक करने लगी। मैंने कहा, मुझसे ये इतना बड़ा टब्बर नहीं संभाला जाता। माँ का बहुत ख्याल है तो नौकर रख लो। मैंने पूछा कि घर में नौकर कोई नहीं है? नौकर, उसने नफ़रत से कहा। हांडी कूंडी चाट कर गुजारा करने वाले क्या खाक नौकर रखेंगे?
ज़मीनों की सारी कमाई तो वो जुए में हार जाता है। तुम्हारा मतलब है कि रफ़ीक जुआ खेलता है? जुआ भी खेलता है और कभी कभी नशा भी करता है। नियाज भाई की इससे वहीं पर दोस्ती हुई थी। वो बेख्याली में ऐसी बात कह गई थी जो शायद वैसे ना बताती, यानी ये कि उसका मकतूल भाई भी जुआ खेलता था। मैंने पूछा, क्या तुम्हारे झगड़े का असर तुम्हारी भरजाई पर भी पड़ता था? नहीं जी, मेरा भाई बहुत शरीफ आदमी था, वो जरीना को बहुत खुश रखता था। अब यही देख लें, मैं 4-5 रोज से यहाँ पड़ी हूँ। अगर नियाज भाई गैरत, मेरा मतलब है कि ऐसा वैसा आदमी होता तो इसी रोज जरीना को निकाल बाहर करता। ये तो कोई बात ना हुई। वट्टे वट्टे सट्टे की शादी में तो यही होता है जी। तुम्हारे ख्याल में नियाज अली के कत्ल में किसका हाथ है? सरीना का और किसका? उसने खट से जवाब दिया। अगर उसने खुद की हरकत नहीं की तो किसी बदमाश से करवाई है। ये कैसे हो सकता है कि आदमी कत्ल हो जाए और साथ सोई हुई औरत को कुछ पता ही न चले? क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि सरीना बरामदे में सोई थी? लो जी, मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? सारा घर जानता है कि सरीना बरामदे में सोई है, लेकिन इसके बिस्तर पर तो एक शिकन तक नहीं है। खींच भी तय किया हुआ रखा है। ये कौन सा मुश्किल काम है? उसने अपना काम मुकम्मल करके बिस्तर ठीक कर दिया होगा और खुद कमरे में चली गई होगी। मैं उसकी भाभी की तरफ मुतवज्जा हुआ। कहने को वो छोटी भाभी थी, लेकिन उम्र में सरीना से 5-6 साल बड़ी लगती थी। उसका नाम सादका था। वो खिलते हुए रंग की एक खुश शक्ल औरत थी, मगर सरीना के मुकाबले में कुछ भी नहीं थी। मेरे सवाल के जवाब में उसने कहा कि वो शोर सुनकर उठी थी और इससे ज़्यादा उसे कुछ मालूम नहीं था। मैंने महसूस किया कि वो इशरत के सामने खुलकर बात करते हुए घबरा रही थी। बस मैंने इशरत को वापस भेज दिया और इससे पूछा कि जरीना गुज़िश्ता रात कहाँ सोई थी? मुझे पक्का पता नहीं है जी, उसने जवाब दिया। परसों मियाँ बीवी में बहुत झगड़ा हुआ था, इसलिए हो सकता है कि जरीना अंदर कमरे में सो गई हो। क्या पहले भी ऐसा होता रहा है? हाँ जी, जिस दिन मियाँ बीवी में नाराज़गी होती थी, इस रात जरीना अलग सोती थी। झगड़ा किस बात पर हुआ था? भाई नियाज जरीना को मैके भेजना चाहता था, मगर वो जाने पर तैयार नहीं थी। क्या वो खुशी से भेजना चाहता था या नाराज़गी से? खुशी से भेजता तो वो फौरन चली जाती। मेरे इस्तफसार पर उसने झगड़े की कुछ तफसील बताई। ये तफसील मैं आपको सरीना के बयान के साथ मिला के बताऊंगा। तफसील एक ही है, लेकिन बताने वाले दो हैं। मैंने सादका से पूछा कि क्या नियाज अली जरीना को मारता था? उसने गहरा सांस लेते हुए कहा, औरतें तो होती ही मार खाने के लिए हैं जी। मार तो मुझे भी पड़ती है, लेकिन जरीना की किस्मत कुछ ज़्यादा ही खराब थी। जिस रोज़ मेरी ननद अपने खामिद से नाराज़ होकर घर आई थी, इस रोज़ जरीना की कमबख्ती आ जाती थी। इधर इशरत मुंह फुलाए घर में दाखिल हुई, उधर भाई नियाज ने जूता उतारा। मेरा नाम नहीं लेना जी, इन लोगों में तकब्बुर बहुत है। इसने मुझे और भी बहुत कुछ बताया था, मगर इस कहानी का इन बातों से ज़्यादा ताल्लुक नहीं है, इसलिए मैं इन्हें छोड़ता हूँ। सादका को फारिग करने के बाद मैंने सरीना को बैठक में बुलाया और कहा, सरीना बीवी, इस कमरे में मेरे और तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। तुम जो कुछ बताओगी वो मुझ तक रहेगा, इसलिए कोई बात छुपाने की कोशिश ना करना। वो सिसकियां लेती हुई कमरे में दाखिल हुई थी और सर झुकाकर कुर्सी पर बैठ गई थी। उसका चेहरा खुले हुए बालों ने छुपा रखा था। मैंने बात जारी रखते हुए कहा, मुझे मालूम है कि परसों तुम्हारा अपने खामिद से झगड़ा हुआ था। ये झगड़ा किस वजह से हुआ था? उसने अपने चेहरे से हाथ हटाए और भर्राई हुई आवाज़ में बोली, यहाँ तो जी रोज़ाना ही झगड़ा होता है। सारा कसूर मेरे भाई का है, जिसने जानते बूझते हुए मुझे इस जहन्नम में डाल दिया। मेरे सवालात के जवाब में उसने जो वाक़या बताया वो मैं अपने अल्फाज में आपके सामने पेश करता हूँ। इसमें सादका की बयान करदा तफसील भी शामिल है। सरीना ने बताया कि उसकी ननद इशरत एक कामचोर और मुंह फट औरत थी। जरीना का भाई उससे दबकर रहता था और उससे किसी काम के लिए नहीं कहता था। इसके बावजूद इशरत जलती कुड़ती रहती थी और अपनी सास या अपने खामिद से लड़ झगड़ कर मैके आ जाती थी। इसके घर में कदम रखते ही नियाज अली के सर पर शैतान सवार हो जाता और वो उसे यानी कि जरीना को मार पीट कर घर से निकाल देता। जरीना अपने घर जाकर भाई की मिन्नत समाजत करती और उसे मजबूर करती कि जाकर अपनी बीवी को मना कर लाए। 4 रोज पहले इशरत तस्वीर बहाती हुई घर आई और यह ऐलान कर दिया कि अब वो अपनी ससुराल नहीं जाएगी। नियाज अली शाम को घर आया, बहन की बातें सुनी और हस्ब आदत अपनी बीवी पर बरसना शुरू हो गया। अपने इस बेगैरत भाई से कहो कि फौरन यहाँ आए और मेरी बहन से माफ़ी मांगे। मुझे ये रोज़ रोज़ का तमाशा अच्छा नहीं लगता। जरीना उसी वक्त अपने घर गई और 2 घंटे तक अपने भाई को समझाती रही।
लेकिन वो झुकने पर तैयार नहीं हुआ। मैं इस औरत से तंग आ चुका हूँ, उसने कहा। ये घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती, किसी की इज्जत नहीं करती, हर वक्त शहजादियों की तरह पलंग पर पड़ी रहती है। न माँ की इज्जत करती है, न मेरी इज्जत करती है। मैं कब तक इसे मना कर लाता रहूँगा? अब मैं नहीं जाऊँगा। वो खुद आना चाहे तो दरवाज़ा खुला है। माँ ने भी बेटे की तायद की। ये हमारी नरमी का नतीजा है कि ये लड़की हर दूसरे रोज़ हमारे सरों में खाक डालकर घर से निकल जाती है। पहले ही रोज़ सख्ती करनी चाहिए थी। जरीना ने पूछा, मेरा क्या बनेगा? अगर तू निभा कर सकती है तो वापस चली जा, वरना इधर ही बैठ, हम भूखे नंगे नहीं हैं। जरीना एक रात घर में रहकर वापस चली गई और ससुराल वालों को अपने भाई का जवाब बता दिया। सास ने तंजिया लहजे में जवाब दिया, तेरा भाई इतनी ऊंची नाक वाला कब से हो गया? जरीना कुछ नहीं बोली। बोलती क्यों नहीं? सास ने गुस्से से कहा, अगर वो नहीं आया तो तू क्या लेने आई है यहाँ? माँ जी, मैं अपने भाई की हरकतों की जिम्मेदार नहीं हूँ। ये मेरा घर है, मेरी इज्जत है, मुझे और कहाँ जाना है? सुन रहे हो इसकी बकवास? साबरा बीवी ने बेटे से कहा, ये अपने भाई को पट्टी पढ़ा कर आई है। इससे कह दो कि जब तक फीका यहाँ आकर माफ़ी नहीं मांगेगा, उस वक्त तक ये इस घर में नहीं रह सकती। माँ जी, मैं कसम खाती हूँ, मैंने अपने भाई को कोई पट्टी नहीं पढ़ाई। वो तो हर दफ़ा ही भाभी को मना कर ले जाता था। अब वो नहीं आता तो मैं क्या करूँ? ये सुनते ही नियाज अली ने जरीना के मुंह पर थप्पड़ मारा और बालों से पकड़कर दरवाजे की तरफ घसीटा। जबान चलाती है मेरी माँ के सामने, निकल जा हमारे घर से। जरीना ने बताया कि वह नियाज अली के पैरों में गिर पड़ी और उसकी मिन्नत समाजत करने लगी कि उसे घर से ना निकाले। उस पर नियाज अली ने इसे 2 लातें रसीद की और दोबारा घर से निकलने का हुक्म दिया। मुझे जान से मार डालो, मेरे टुकड़े कर दो, लेकिन मैं इस घर से नहीं निकलूंगी। जान दे दूंगी पर घर से नहीं निकलूंगी। नियाज अली ने उसे बालों से पकड़ा और खींचता हुआ बाहर गली में ले गया। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, उसने कहा और दरवाज़ा बंद कर दिया। जरीना ने भी तहिया कर लिया था कि अब वो मैके नहीं जाएगी, इसी दरवाजे पर जान दे देगी। उसने बताया कि वो 2.5-3 घंटे तक दरवाजे पर बैठी रोती रही। बिलाखिर महल्ले वालों ने उसके ससुर को समझाया और वो उसे अंदर ले गया। इस रोज़ नियाज अली ने उसके साथ कोई बात नहीं की और रात को देर से घर आया। जरीना ने मुझे बताया कि अगली सुबह नियाज अली का रवैया अचानक अच्छा हो गया। नाश्ते के बाद वो उसे अलग कमरे में ले गया और कहा, जरीना, माँ जी मुझसे बहुत नाराज़ हैं। वो कहती हैं कि जब तक इशरत अपने घर नहीं चली जाती, इस वक्त तक तुम यहाँ नहीं रह सकती। मेरा कोई कसूर भी तो हो। तुम्हारा कसूर यह है कि तुम फीके की बहन हो। अगर हमारी बहन उसके घर में खुश नहीं रह सकती तो इसकी बहन हमारे घर में कैसे खुश रह सकती है? तुम ऐसा करो कि कुछ रोज़ के लिए अपने मैके चली जाओ। अगर आप मुझे राज़ी खुशी भेजते हैं तो मैं चली जाऊंगी। मैं खुद तुम्हें छोड़ कर आऊँगा। नियाज अली ने कहा, माँ जी को भी तो राज़ी रखना है ना। 4-6 रोज़ के बाद मैं तुम्हें वापस ले आऊँगा, ये मेरा वादा है। हर चंद के जरीना को नियाज अली की बातों में फरेब महसूस हो रहा था, ताहम वो मैके जाने पर आमादा हो गई। उसने अपने खदशात को ज़हन से झटक दिया और यही तवक्को रखी कि उसके शौहर का ये रवैया असली साबित होगा। मैं तुम्हें रात के खाने के बाद तुम्हारे मैके छोड़ आऊँगा। नियाज अली ने मज़ीद कहा, अपनी चीज़ें तैयार रखना। जरीना को ये बात बहुत अजीब लगी। उसने पूछा, रात के खाने के बाद क्यों? इस वक्त तो बहुत अंधेरा हो जाता है। नियाज अली तामुल करते हुए बोला, मैं घर वालों से ये बात पोशीदा रखना चाहता हूँ। अगर माँ जी को ये पता चला कि मैं खुद तुम्हें छोड़ने गया था तो वो नाराज़ होंगी। इस बात का किसी से जिक्र न करना। मैं पहले निकल जाऊँगा और प्राइमरी स्कूल के पास रुक कर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। प्राइमरी स्कूल इनके घर से तकरीबन 200 कदम के फासले पर था। जरीना को ये सब कुछ अजीब लग रहा था, मगर वो शौहर की खुशनुदी की खातिर राज़ी हो गई। जरीना ने बताया कि दोपहर के करीब हशमत बीवी नामी एक औरत उसकी सास से मिलने आई और तकरीबन 1 घंटे उसके साथ बातें करती रही। हशमत बीवी के शौहर का नाम शमशेर खान था और वो खासा बदनाम शख्स था। वो कई गैर कानूनी काम करता था और पुलिस में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, न ही कभी उसे गिरफ्तार किया गया था। वजह उसकी ये थी कि वो पुलिस के लिए मुखबिरी करता था और उसकी मदद से कई मुश्किल केस हल हुए थे। इस वजह से उसके छोटे मोटे गैर कानूनी कामों को नज़रअंदाज कर दिया जाता था। उसके गैर कानूनी कामों में जुए का कारोबार भी था और यही उसकी आमदनी का असल जरिया था। बहरहाल यहाँ उसकी बीवी हशमत बीवी का जिक्र हो रहा था। हशमत बीवी भी खासी होशियार और शातिर औरत थी। साबरा बीवी से 1 घंटे इधर उधर की बातें करने के बाद वो बज़ाहिर खैर खैरियत पूछने जरीना के कमरे में चली गई।
जरीना इस वक्त अपने कमरे में अकेली थी। हशमत बीबी ने रस्मी कलमात के बाद कहा, मैं तुम्हें एक बात ज़रूरी बताने के लिए आई हूँ, लेकिन पहले वादा करो कि मेरा जिक्र नहीं करोगी। जरीना ने वादा कर लिया। हशमत बीबी ने कहा, आज रात तुम्हारा खामिद किसी बहाने तुम्हें बाहर ले जाना चाहेगा। जरीना ने हैरानी से पूछा, तुम्हें ये बात कैसे मालूम हुई? ये मत पूछो, हशमत बीवी ने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आई हूँ कि आज रात घर से बाहर कदम ना निकालना। जान दे देना पर घर से बाहर कदम ना निकालना। अगर तुम घर से निकली तो फिर जिंदगी भर वापस नहीं आ सकोगी। जरीना घबरा कर बोली, मासी बात क्या है? अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, हशमत बीवी ने कहा और कमरे से निकल गई। जरीना के जी में सारे दिन हौल उठते रहे। रात के खाने के बाद जब सब लोग सोने की तैयारी करने लगे तो नियाज़ अली ने जरीना से कहा, मैं प्राइमरी स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, तुम मेरे जाने के 10 मिनट बाद वहाँ पहुँच जाना। जरीना खौफ की वजह से इनकार न कर सकी। नियाज़ अली ने पिछला दरवाज़ा खोला और दबे पाँव बाहर निकल गया। जरीना देख रही थी कि उसकी हरकत व सकनात पुरअसरार थीं। पता नहीं वो किस वजह से उसे प्राइमरी स्कूल में बुला रहा था। शायद उसकी नीयत साफ नहीं थी और वो उसे कत्ल करना चाहता था। हशमत बीवी की बातों से भी यही नतीजा निकलता था। नियाज़ अली के जाने के बाद जरीना ने दरवाज़ा फेर दिया और अपनी जान बचाने की कोई तदबीर सोचने लगी, लेकिन इसकी सोच साथ नहीं दे रही थी। वो 2-3 मरतबा अपनी सास और ननद के कमरे तक गई और वापस आ गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि किसको अपनी परेशानी बताए। चौथी मरतबा वो इस इरादे से सास के कमरे की तरफ गई कि अपनी परेशानी का इजहार किए बगैर वापस नहीं आएगी, लेकिन दरवाजे के करीब पहुंचकर उसकी हिम्मत एक बार फिर जवाब दे गई। उसे मालूम था कि नियाज़ अली इस वादा खिलाफी पर तूफान खड़ा कर देगा। सास के कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा भिड़ा हुआ था और अंदर से सास ससुर की बातों की आवाज़ आ रही थी। जरीना मुतसब्बिब अंदाज में दरवाजे के करीब खड़ी थी कि उसने अपने ससुर को ये कहते सुना, अब तो जोड़ों में दर्द रहने लगा है। औलाद से तो इतना भी नहीं होता कि कभी पैर ही दबा दें। बहू को आवाज़ देकर बुला लो, साबरा बीबी ने कहा। नियाज़ अली तो कहीं निकल गया होगा। जरीना ने ये मौका गनीमत जाना और जल्दी से दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। अब्बा जी, लाएं मैं आपके पैर दबा देती हूँ, उसने कहा और चारपाई की पट्टी पर बैठकर ससुर के पैर दबाने लगी। मैं इधर से गुजर रही थी तो आपकी आवाज़ मेरे कान में पड़ गई। सास ने नाक सुकेड़ कर कहा, पहले तो तेरे कान में कभी हमारी आवाज़ नहीं पड़ी। चौधरी बहू की हिमायत करते हुए बोला, हर वक्त टोका न मारा कर, कभी किसी की अच्छाई भी देख लिया कर। जरीना तकरीबन 1 घंटे तक ससुर के पैर दबाती रही। जब कमरे से निकली तो उसने देखा कि नियाज़ अली बरामदे में अपनी चारपाई पर लेटा सिगरेट के कश लगा रहा था। जरीना को देखकर वो तेजी से उठ बैठा और सरसराती आवाज़ में पूछा, तू गई नहीं? ये सवाल सुनते ही जरीना समझ गई कि प्राइमरी स्कूल में कोई और शख्स उसका इंतज़ार कर रहा था। अगर नियाज़ अली वहाँ इंतज़ार कर रहा होता तो ये सवाल कभी ना करता। मैं गई थी, जरीना ने झूठ बोला, वहाँ आप आए ही नहीं, इसलिए मैं वापस आ गई। अच्छा, नियाज़ अली आंखें घुमाकर सोचने लगा, वहाँ कोई और भी नहीं था? मुझे किसी और से क्या वास्ता? जरीना ने कदरे हिम्मत के साथ कहा, आप नज़र नहीं आए तो मैं वापस आ गई। इधर अब्बा जी के कमरे में क्या कर रही थी? अब्बा जी के पैर दबा रही थी। नियाज़ अली दोबारा बिस्तर पर लेट गया। तुमने अब्बा जी को तो कुछ नहीं बताया? आपकी इजाज़त के बगैर कैसे बता सकती हूँ? जरीना ने कहा। फिर कदरे तवक्कुफ के बाद बोली, मेरा मेकअप जाने को जी नहीं करता, लेकिन अगर आपकी यही मर्जी है तो मैं सुबह चली जाऊंगी। रात को जाना अच्छा नहीं लगता। ज़्यादा बकबक ना कर, जो मैं कहूँगा वही करना पड़ेगा। जाके सो जा। रात खैरियत से गुजर गई। अगली रात यानी वारदात वाली रात नियाज़ अली ने जरीना को मेके जाने के लिए नहीं कहा, ताहम जरीना डरी हुई थी। न जाने किस वक्त नियाज़ अली उसे रवाना होने का हुक्म दे दे। लिहाजा रात के खाने के बाद उसने बैरूनी दरवाजे बंद किए और अंदर जाकर सास के पैर दबाने लगी। नियाज़ अली ने एक दफ़ा कमरे में नजर डाली और खामोशी से वापस चला गया। वो माँ से बहुत डरता था। चौधरी, जो बैठक में अपने किसी दोस्त से बातें कर रहा था, तकरीबन 1 घंटे के बाद अंदर आया और बोला, आज बाहर का दरवाज़ा किसी ने बंद नहीं किया? मैं खुद बंद करके आई थी, जरीना ने कहा। इसके बाद न कोई बाहर गया है और न कोई अंदर आया है। अच्छी तरह देखभाल कर दरवाजे बंद करने चाहिए, सास ने तंबीह की। अब सोने से पहले एक बार फिर देख लेना। जरीना को पूरा यकीन था कि उसने दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी थी, लेकिन उसका ससुर भी गलत नहीं हो सकता था।
तकरीबन 10:30 बजे वो अपनी सास के कमरे से निकली। उस वक्त सारा घर सो चुका था, नियाज अली भी सो रहा था। जरीना कुछ देर अपनी चारपाई पर बैठी सोचती रही। गुज़िश्ता 2 रोज से उसके शौहर का रवैया अजीब सा था। फिर उसे हशमत बीवी की बात याद आई कि अगर वो घर से निकली तो जिंदगी भर वापस नहीं आ सकेगी। पता नहीं उसका शौहर क्या मंसूबा बना रहा था। उसके दिल में ये ख्याल बार बार आता था कि नियाज अली उसे कत्ल करने का फैसला कर चुका था। अचानक उसे नियाज अली से खौफ सा महसूस होने लगा। वो खामोशी से उठी और अंदर जाकर सो गई। उसकी बात खत्म हुई तो मैंने कहा, जरीना, जो कुछ तुमने बताया है इससे तुम्हारी पोजीशन और ज़्यादा ख़राब हो गई है। जैसा कि तुमने कहा, तुम्हें यकीन हो गया था कि नियाज तुम्हें ठिकाने लगाना चाहता है। इस सूरत हाल के पेश नज़र मैं ये सोच सकता हूँ कि तुमने अपनी हिफाजत के ख्याल से नियाज अली को कत्ल कर दिया था या करवा दिया था। थानेदार साहब, मैंने सारी बात सच सच आपको बता दी है। इसके बावजूद अगर आप मुझे मुजरिम समझते हैं तो बड़ी खुशी से गिरफ्तार कर लें। मैंने मौजू बदलते हुए पूछा, सलीम लोहार को जानती हो? जी, अच्छी तरह जानती हूँ। ये लोग उसका नाम लेकर मुझे बदनाम करते रहते हैं, लेकिन ये सब झूठ है। मेरा सलीम से कोई ताल्लुक नहीं था। वो हमारा पड़ोसी है और शरीफ लड़का है। शादी के बाद इससे तुम्हारी मुलाकात हुई थी? कभी नहीं। शादी से पहले भी कभी मुलाकात नहीं हुई। उसके माँ बाप ने मेरा रिश्ता मांगा था। चूँकि लड़का पढ़ा लिखा और शरीफ है, इसलिए मेरा बाप राजी था, लेकिन माँ नहीं मानती थी। बस इतनी सी बात है। क्या तुम्हें सलीम पसंद था? माँ बाप की पसंद मेरी पसंद है। मुझे हीर या सस्सी बनने का शौक नहीं है। वो लड़की मजबूत इरादे की मालिक मालूम होती थी। मैंने सारी तफ्तीश से अंदाज़ा लगाया कि नियाज अली के कत्ल का मुहर्रिक उन्हीं वाक़यात के अंदर कहीं पोशीदा है। घर के अफराद के बयानात सुनने के बाद मैंने सबसे पूछगछ की, मुलाजमीन से भी की। वो मुस्कीन और कमज़ोर अफराद थे और कत्ल के काबिल नहीं लगते थे। वो अपनी खोली में सोए थे और कत्ल के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। ज़ाब्ते की तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद मैंने खून आलूद बिस्तर अपनी तहवील में ले लिया और लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। जरीना और सादका के बयानात से एक ये बात सामने आई थी कि नियाज अली और रफ़ीक जुआ खेलते थे। जरीना के बयानात में शमशेर खान और उसकी बीवी हशमत बीबी का जिक्र था। शमशेर खान जुए का अड्डा चलाता था। इस एतबार से नियाज अली और शमशेर खान में जुआ कदरे मुश्तरक था। अब देखना ये था कि वो या इसकी बीवी का इस मामले से क्या ताल्लुक था। थाने पहुंचकर मैंने एक हवलदार से कहा कि वो शमशेर को थाने बुला लाए। फिर खुद रफ़ीक से मिलने के लिए रवाना हो गया। रफ़ीक और फीके की उम्र खिलाफ तवक्को 30 और 35 साल के दरमियान थी। वो गंदमी रंगत वाला आम सा आदमी था। उसके नकूश में कोई कशिश नहीं थी। मैंने सोचा कि इशरत जैसी लड़की के लिए ऐसा ही नौजवान मौजू था। वो चौधरी मनसब अली के घर गया हुआ था और मेरी आमद से थोड़ी देर पहले वापस पहुंचा था। उसने मुझे बैठक में बिठाया और लस्सी पानी का पूछा। लस्सी पानी फिर सही, मैंने कहा। मैं तुमसे चंद बातें करने आया हूँ। नियाज अली के कत्ल के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जनाब, मैं क्या बता सकता हूँ, उसने जवाब दिया। मैं तो इसकी बहन से शादी करके ही पछता रहा हूँ। अच्छा, इस पछतावे की वजह क्या है? उसने इशरत की बदजुबानी और कामचोरी की लंबी चौड़ी लिस्ट बताने के बाद कहा, जनाब, इंसान शादी इसलिए करता है कि इसे कुछ सुकून मिलेगा, लेकिन मेरी बीवी ने हमारा सुकून भी छीन लिया है। किसी छोटे बड़े की इज्जत नहीं करती, इंसान को खड़े खड़े बेइज्जत कर देती है। हर वक्त अपने बाप की दौलत की कहानियां सुनाती रहती है, काम को बिल्कुल हाथ नहीं लगाती। मेरी माँ को नौकरानी समझती है और उस पर हुक्म चलाती है। अगर मेरी बहन जरीना का मामला बीच में ना होता तो मैं इसे कब का तलाक दे चुका होता। मैंने पुरख्याल लहजे में कहा, अब तो बहन का मामला बीच में से निकल गया है, लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ। तुम गुज़िश्ता रात कहाँ थे? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। इसे पहली बार ये एहसास हुआ था कि मैं इस पर शक कर रहा हूँ। मैं अपने घर में था। मैंने कहा, तुम्हें ये बात यकीनन मालूम होगी कि नियाज अली तुम्हारी बहन पर जुल्म करता था। तुमने उसे इस हरकत से बाज रखने के लिए क्या कार्रवाई की थी? जनाब, मियाँ बीवी का मामला बड़ा नाजुक होता है, ख़ासतौर पर जब लड़के वाले ऊंची हैसियत के हों तो इंसान बेबस हो जाता है। इशरत की वजह से जरीना ने बड़ी तकलीफ़ें उठाई हैं। हमने उसे कई बार ये कहा था कि वो घर में बैठ जाए, मगर वो नहीं मानती थी। कहती थी कि अब उसका जीना मरना उसी घर में होगा, और जहाँ तक नियाज अली का ताल्लुक था तो वो इस मामले में कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। बातों के दौरान मैंने उसके हाथों का मुआयना किया।
मगर उसके हाथों में जख्म या खराश का कोई निशान दिखाई नहीं दिया। मैंने पूछा, ये शादी किस तरह हुई थी? उसने मुख्तसर सी तफसील बताई। बाद में मुझे 5 दूसरे लोगों की ज़बानी इस ज़मीन में मज़ीद बातें मालूम हुई। मैं ये सारी तफसील यकजा करके आपके सामने पेश करता हूँ। मकतूल नियाज़ अली एक औबाश आदमी था। शराब और जुआ उसके रोज़मर्रा के मशागिल में शामिल था। उसके अलावा भी उसके अंदर बहुत सी बुराइयां थीं। शमशेर खान का अड्डा उसका ख़ास ठिकाना था। उसकी इन बुराइयों की वजह से कोई शख्स उसे रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं था। खुद उसे भी शादी की कोई जल्दी नहीं थी। रफ़ीक और फ़ीका भी शमशेर खान के अड्डे पर जाता था, मगर वो ज़रा मोहतात था। हफ्ते में एक आध बार उधर जाता था। जुआ भी खेलता था, मगर थोड़े पैसे लगाता था। ताहम बदनाम वो भी था। उसको भी कोई अपनी लड़की नहीं देता था। यहाँ पर मैं नियाज़ अली की बहन इशरत का जिक्र करना भी ज़रूरी समझता हूँ। जिस तरह गरीब के घर में हसीन लड़की मसला बन जाती है, इसी तरह अमीर के घर में बदसूरत लड़की मुश्किल का बायस होती है। दौलतमंद खानदान की बदसूरत लड़की को उसके मयार का रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल होता है। और जहाँ तक इशरत का ताल्लुक था, वो सूरत के अलावा सीरत से भी मार खा गई थी। उसकी बदमिजाजी और उखड़पन की वजह से कोई अच्छा खानदान उसका रिश्ता कबूल करने पे तैयार नहीं था। चौधरी मनसब अली बेटी की वजह से बहुत परेशान था, क्योंकि उसकी शादी की उम्र निकली जा रही थी। चौधरी अक्सर अपने बेटों से कहता रहता था कि उसके लिए कोई मुनासिब रिश्ता तलाश करें। नियाज़ अली अपने हाल में मस्त रहने वाला आदमी था। उसने कभी बहन की परवाह नहीं की थी। लेकिन एक रोज़ उसने फीके की बहन जरीना को देख लिया और पहली ही नज़र में उस पर लट्टू हो गया। पहले उसने लड़की को अपनी तरीके से हासिल करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। यहाँ पर लंबी तफसील है, मगर मैं उसे तवालत के ख्याल से छोड़ता हूँ। इस असना में उसे पता चला कि जरीना फीके की बहन है और फीके के साथ उसका उठना बैठना था। अगर वो बराह रास्त जरीना का रिश्ता मांगता तो शायद उसे कामयाबी ना होती। इसलिए उसने फीके की कमज़ोरी पकड़ ली। उसे मालूम था कि इसकी तरह फीके की शोहरत भी अच्छी नहीं है और कोई उसे रिश्ता नहीं देता। एक शाम नियाज़ अली फीके को एक तरफ ले गया और कहा, यार फीके, मैं तुम्हारे साथ एक बात करना चाहता हूँ। फीके ने उस रोज़ जुए में कुछ रकम जीती थी और बड़ी तरंग में था। क्या बात है चौधरी नियाज़ अली? उसने कहा, कोई पैसों वैसों की ज़रूरत तो नहीं? पैसे अल्लाह के फजल से बहुत हैं, नियाज़ अली ने कहा। मैं तुम्हारी शादी के सिलसिले में बात करना चाहता हूँ। शादी की बात सुनकर फीका खुश भी हुआ और हैरान भी। चौधरी, तुम्हें मेरी शादी का ख्याल कैसे आ गया? बात यही कि मेरी एक छोटी बहन है, नियाज़ अली ने कहा। बाज़ घरेलू मसलों की वजह से उसकी वक्त पर शादी नहीं हो सकी। मेरा मतलब है कि उसकी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। मैं तुम्हें काफ़ी अरसे से जानता हूँ। तुम समझदार और शरीफ आदमी हो। अच्छी तरह सोच लो। मैं जुआ खेलता हूँ, फीके ने कहा, और तुम्हारे घर वालों को ये बात पसंद नहीं आएगी। ओ यार, जुआ तो मैं भी खेलता हूँ, इसमें कोई ऐसी बुराई भी नहीं है, और घर वालों को ये बताने की ज़रूरत ही क्या है? तो फिर ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन एक बात सुन लो, पहले अपने घर वालों से बात कर लो। ये ना हो कि वो मेरी माँ की बेइज्जती कर दें। नियाज़ अली सोचने की अदाकारी करते हुए बोला, ये तुम सही कहते हो। घर वालों को राज़ी करना ज़रा मुश्किल होगा। असल में अब्बा जी मेरी और इशरत की बट्टे सट्टे की शादी करना चाहते हैं। उन्होंने ख़ानदान भी देख लिया है, जहाँ मेरा भी रिश्ता हो जाएगा और इशरत का भी। लेकिन मुझे वो लड़की पसंद नहीं है। फिर उसने चालाकी से इजाफा किया, अगर तुम्हारी कोई बहन होती तो बात आसानी से बन जाती। फीके ने कदर तामुल करते हुए कहा, बहन तो है, मगर उसकी उम्र कम है। शादी के काबिल तो है ना? शादी के काबिल तो है, मगर तुमसे आधी उम्र की होगी। उम्र की फिक्र न करो, हम कोई मामूली लोग नहीं हैं। वो हमारे घर में ऐश करेगी, ऐश। कदरे तवक्कुफ के बाद उसने कहा, बहन तो मेरी भी ज़्यादा उम्र की नहीं है, तुमसे कम से कम 10 साल छोटी होगी। अच्छा, मैं घर में बात करूँगा। सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा, हमें अपनी बात मनवानी पड़ेगी, ज़रा जोर लगाना पड़ेगा। ये बातचीत 2-3 हफ्ते तक चलती रही और बिलाखिर दोनों ने अपने अपने वालिदैन को बट्टे सट्टे की शादी पर राज़ी कर लिया। बल्कि हकीकत ये थी कि चौधरी मनसब अली तो पहले ही रोज़ राज़ी हो गया था, बल्कि वो खुश हुआ था कि उसके सर से बोझ उतरा। असल कोशिश फीके को करना पड़ी थी। उसके माँ बाप बड़ी मुश्किल से और बहुत सारी यकीन दहानियों के बाद राज़ी हुए थे। नियाज़ अली ने वादा किया था कि वो जरीना के नाम जायदाद लगा देगा और उसे हर तरह खुश रखेगा, लेकिन वो चंद माह से ज़्यादा इस वादे को ना निभा सका। फीके की बात ख़त्म हुई तो मैंने पूछा, क्या नियाज़ अली शादी के बाद भी जुआ खेलता था?
जुआ भी खेलता था और नशा भी करता था, लेकिन मैंने शादी के बाद इस बुराई को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दिया है। नियाज अली के घर वाले कहते हैं कि कत्ल तुम्हारी बहन ने किया है। जरीना ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकती। वो अपने खाविंद को बहुत ऊंचा दर्जा देती थी। हालांकि नियाज अली इस पर बहुत जुल्म करता था, लेकिन वो इसके खिलाफ एक लफ्ज़ भी सुनना पसंद नहीं करती थी। सुना है कि शादी से पहले उसका सलीम लोहार से दोस्ताना था। उसके चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई, लेकिन वो अपने जोश पर काबू पाते हुए बोला, मलिक साहब, मेरी बहन पाक दामन लड़की है, वो ऐसी बातों का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। छीमा लोहार हमारा पड़ोसी है और हमारे साथ उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। वो 10 जमातें पढ़ा हुआ है और शरीफ लड़का है। उसकी माँ रिश्ते के सिलसिले में हमारे यहाँ आई थी, मगर बात आगे नहीं बढ़ी थी। हमें बाद में बहुत अफसोस हुआ था। लोगों का ख्याल है कि तुमने अपना मतलब निकालने के लिए जरीना की नियाज अली से शादी करवाई थी। मैंने उसका रद्द-ए-अमल देखने के लिए कहा, मगर वो कुछ नहीं बोला। मैंने थोड़ा तवक्कुफ किया और फिर पूछा, छीमे लोहार की शादी हो गई है? अभी नहीं। इसका तुम लोगों से मेल जोल तो होगा। हमारी इससे कोई दुश्मनी नहीं है। वो जरीना पर होने वाली ज्यादतियों का सुनकर अफसोस तो ज़रूर करता होगा। उसने जवाब देने के लिए थोड़ा सा तामुल किया और फिर बोला, हमारी आपस में इतनी बेतकल्लुफ़ी नहीं है। जिस रोज़ इशरत नाराज़ होकर अपने घर गई थी, उसके दूसरे रोज़ नियाज अली ने जरीना को धक्के देकर घर से निकाल दिया था। तुमने इस सिलसिले में क्या कार्रवाई की थी? हमें इस बात का इल्म बाद में हुआ था। परसों रात को नियाज अली जरीना को यहाँ पहुँचाने का इरादा रखता था। तुम्हें ऐसी कोई इत्तला मिली थी? उसने इनकार में जवाब दिया। मैंने उससे सलीम लोहार का पता पूछा और वहाँ से रुखसत हो गया। सलीम लोहार 26-27 साल का एक खुशशक्ल और मजबूत नौजवान था। वो अपने बाप की दुकान पर काम करता था, जहाँ लोहे की बाल्टियाँ, कढ़ाइयाँ, खमाम, अंगीठियाँ, छुरियाँ और चिमटे वगैरह फरोख्त होते थे। दुकान के पिछले हिस्से में छोटा सा कारखाना भी था, जहाँ 2-3 कारीगर ये सामान तैयार कर रहे थे। सलीम से रस्मी बातचीत के दौरान में मैंने देखा कि उसके बाएं हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। ये पट्टी देखकर मेरे दिल में शक पैदा हुआ। मैंने सोचा कि इसे जरीना पर होने वाले जुल्म का हाल मालूम था। हो सकता है कि उसने हमदर्दी और मोहब्बत से मखलूब होकर जरीना के जालिम शौहर को कत्ल कर दिया हो, और कोई अजब नहीं था कि इस काम में इसे जरीना का ताउन भी हासिल रहा हो। इस ज़मीन में चौधरी के घर के बैरूनी दरवाजे का खुला पाया जाना भी काबिल गौर था। जरीना का कहना था कि उसने दरवाज़ा खुद बंद किया था, जबकि चौधरी को दरवाज़ा खुला हुआ मिला था। खैर, ऐन वारदात वाले रोज़ जरीना का बरामदे में ना सोना भी बाइसे शक था। मुझे देखकर सलीम का बाप, जो पिछले हिस्से में काम कर रहा था, दुकान में पहुंच गया। उसकी कमर कदरे झुकी हुई थी। गालिबन वो भट्टी के सामने से उठकर आया था। मैंने सलीम से कहा कि मैं तुमसे चंद बातें पूछना चाहता हूँ। सो बिस्मिल्लाह जनाब, ज़रूर पूछें, उसने बज़ाहिर खुशदिली से कहा, मगर उसके चेहरे पर फिक्रमंदी साफ नजर आ रही थी। उसका बाप भी परेशान नजर आने लगा। बोला, क्या बात है जनाब, क्या इससे कोई गलती हो गई है? हम एक केस की तफ्तीश कर रहे हैं, मैंने जवाब दिया। इस सिलसिले में कुछ मालूमात हासिल करनी है। जनाब, मेरा पुत्र किसी ऐसी वैसी मजलिस में नहीं बैठता। मेरे साथ जो हवलदार था उसने कहा, चाचा जी, इंक्वायरी तो करना ही पड़ती है। मेरा इरादा तो यही था कि मैं सलीम से दुकान पर ही चंद बातें पूछकर वापस चला जाऊंगा, लेकिन उसकी घबराहट और हाथ पर बंधी हुई पट्टी देखकर मैं इसे थाने ले गया। जिस एएसआई को मैंने शमशेर खान को बुलाने भेजा था, वो खाली वापस आ गया था। शमशेर खान उसे नहीं मिला था। उसकी बीवी ने कहा था कि वो कस्बे से बाहर गया हुआ है। सलीम लोहार को मैंने बाहर बिठा दिया था और हंगामी नौयत के काम निपटाने में लग गया। तकरीबन 2 घंटे के बाद जब फुर्सत मिली तो मैंने उसे अपने पास बुला लिया। इस अरसे में वो खासा नर्वस हो चुका था। मैंने उसे अपने सामने कुर्सी पर बिठाया और पूछा, झूठ तो नहीं बोलोगे? नहीं जनाब, इंशाल्लाह सच बोलूँगा, उसने जवाब दिया। मैंने पूछा, फीके की बहन जरीना को जानते हो? वो ज़रा सा झिझका और फिर बोला, जानता हूँ जी। तुम उसको पसंद करते हो? जनाब, इसकी तो शादी हो चुकी है। शादी से पहले पसंद करते थे, उसने तामुल करते हुए जवाब दिया। थोड़ा बहुत पसंद करता था जी। जरीना भी तुम्हें पसंद करती थी? उसने जवाब देने में थोड़ी देर लगाई। मैंने सख्ती से कहा, कुछ छुपाने की कोशिश न करना, जरीना ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं उसकी पूरी कहानी सुनकर आ रहा हूँ। हाँ जी, उसने जवाब दिया। वो भी पसंद करती थी। मुलाकातें कहाँ होती थीं? वो कभी कभी हमारे घर आ जाती थी। आजकल कहाँ होती हैं मुलाकातें? आजकल जी। बात लंबी करने की कोशिश नहीं कर, सीधा जवाब दे। जरीना तुझे कहाँ मिलती है? कभी कभी हमारे घर आ जाती है।
4 रोज पहले भी आई थी? जी हाँ, आई थी। क्या बातचीत हुई थी? मेरी माँ से बातें करती रही थी, कह रही थी कि नियाज उस पर बहुत जुल्म करता है। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? लोहे की चादर का किनारा लग गया था। मैंने उसकी पट्टी खुलवाकर जख्म का मुआयना किया। अंगूठे के निचले हिस्से में हथेली पर तकरीबन 2 इंच लंबा जख्म मौजूद था, जो वाज़ेह तौर पर किसी तेज धार आले का जख्म था। ये लोहे की चादर का जख्म नहीं है, मैंने कहा। यह जख्म तुम्हें कब आया था और किसके सामने आया था? मैंने देखा कि वो इन सवालात से घबरा गया था। ये कोई 5 रोज पहले की बात है जी। मैं कारखाने की चीज़ें ठीक कर रहा था कि एक चादर मेरे हाथ से फिसल गई। उस वक्त दुकान में और कोई नहीं था। ये सब की बात है। पट्टी किस डॉक्टर से करवाई थी? मैंने खुद ही पट्टी बांध ली थी। उसका लहजा बता रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। मैंने कहा, यह जख्म 4-5 रोज पुराना नहीं लगता। मैं तुझे बस्ती के सारे डॉक्टरों के पास ले जाऊंगा और तेरे आसपास रहने वालों से भी पूछगछ करूंगा। अगर तेरी बात गलत निकली तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। मुझे माफ कर दें जी। उसने हाथ जोड़े। मेरी एक शख्स से लड़ाई हो गई थी। जी मैं? अभी तुम कुर्सी पर बैठे हुए हो, मैं तुम्हें छत से भी लटका सकता हूँ। लड़ाई किससे हुई थी? उसने एक बार फिर हाथ जोड़े बोला। चौधरी न्याज से जी। उसने चाकू निकाल लिया था। झगड़ा किस बात पर हुआ था? मैंने उसे सिर्फ इतना कहा कि वो अपनी बीवी को ना मारा करे। उस पर उसने मुझे गालियां देना शुरू कर दी और चाकू निकाल लिया। और तुमने अपनी जिल्लत का बदला लेने के लिए उसे कत्ल कर दिया। मैंने कहा, क्या ये कत्ल तुमने जरीना के ताबन से किया है या अपनी मर्जी से? वो कस्में खाने लगा कि उसे कत्ल के बारे में कुछ मालूम नहीं है। मैंने उसे सोचने का मौका देने के लिए हवालात में बंद कर दिया और 2 आदमियों के हमरा खाना तलाशी के लिए उसके घर पहुंच गया, मगर वहां से कुछ बरामद नहीं हुआ। फिर हमने दुकान की तलाशी ली और वहां काम करने वालों से पूछगछ की। वहां से भी कोई काबिल एतराज चीज बरामद नहीं हुई। अगले रोज मैंने शमशेर खान के दरवाजे पर दस्तक दी। उस वक्त सुबह के 7 बजे थे और मुझे यकीन था कि शमशेर खान घर पर ही होगा। दरवाज़ा उसकी बीवी हशमत बीवी ने खोला और मेरे इस्तफसार पर बताया कि शमशेर खान 3 रोज से लाहौर गया हुआ है। 3 रोज का मतलब ये था कि वारदात वाली रात वो बस्ती में मौजूद नहीं था। मैंने कहा, हशमत बीवी, मैं तुमसे 2-4 बातें पूछना चाहता हूँ। दरवाजे पर खड़े खड़े पूछ लूँ या अंदर बिठाओगी? थानेदार साहब, मैं इतनी भी बेमुरब्बत नहीं हूँ। 1 मिनट ठहरें, मैं बैठक का दरवाज़ा खोलती हूँ। उसने बैठक का दरवाज़ा खोलकर मुझे अंदर बिठाया और पूछा, लस्सी पियेंगे या चाय? इसकी ज़रूरत नहीं, मैंने कहा। फिर असल बात की तरफ आते हुए पूछा, 3 रोज पहले तुम चौधरी मनसब अली के घर गई थी? मैं उधर से गुजर रही थी। यूं ही ख्याल आया कि सलाम करती चलूं। मैंने पूछा, जरीना से क्या बात हुई थी? उसने मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय अंदर की तरफ रुख करके अपनी बेटी को आवाज़ दी और लस्सी लाने के लिए कहा। फिर मेरी तरफ मुतवज्जा हुई। मलिक साहब, मेरा आदमी पुलिस के लिए मुखबिरी करता है और इनाम व इकराम भी पाता है, मगर मैंने ये काम कभी नहीं किया। काम की बात बताओगी तो तुम्हें भी इनाम मिल जाएगा, मैंने कहा। पहले तो ये बताओ कि जरीना को तुमने क्या बताया था? उसने आपको क्या बताया है जो तुमने उसे बताने से मना किया था? आजकल किसी का भला नहीं करना चाहिए। उसने बुरा सा मुंह बनाया। मैंने उसके साथ मेहरबानी की थी, उसने उल्टा मेरा नाम लगा दिया। मैंने उसे सिर्फ ये कहा था कि अपने आदमी का घर न छोड़े, बस इतनी सी बात थी। हशमत बीबी, खुलकर बात करो, इस तरह बात नहीं बनेगी। जो कुछ तुमने जरीना को बताया था इसका नियाज अली के कत्ल से गहरा ताल्लुक मालूम होता है। इतनी सी बात नहीं थी। मैं तुम्हें पूछगछ के लिए थाने भी ले जा सकता हूँ। इसी असना में एक 13-14 साल लड़की लस्सी का गिलास लिए हुए कमरे में दाखिल हुई। उसने मुझे सलाम किया और गिलास मेज पर रखकर वापस चली गई। मलिक साहब, मैं एक शर्त पर आपको असल बात बता सकती हूँ, हशमत बीवी ने कहा, और वो शर्त यह है कि आप मेरे आदमी से इस बात का जिक्र नहीं करेंगे और न ही इसे इस मामले में घसीटते फिरेंगे। हम खामखा किसी को नहीं घसीटते। अगर तेरे आदमी ने कोई जुर्म नहीं किया तो हम इसे कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, ये वादा मैं कर सकता हूँ कि तुम्हारी किसी बात का जिक्र तुम्हारे आदमी से नहीं करूँगा। वो उठते हुए बोली, आप लस्सी पिए, मैं अभी आई। मैंने लस्सी के चंद घूंट भरे और कमरे का जायजा लेने लगा। वो सस्ते फर्नीचर से आरास्ता एक सादा सा कमरा था, जिसमें न कोई कालीन बिछा हुआ था और न ही कीमती पर्दे आविज़ां थे। हशमत बीवी 2-3 साल के बाद वापस आ गई। वो मजबूत कदो-कामत की खासी हिम्मत वाली औरत थी। मेरी मौजूदगी उसके लिए ज़रा फिक्रमंदी का बाइस नहीं थी।
मलिक साहब, मुझे जो कुछ मालूम है वो मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले इनाम की बात करें। कुछ पता तो चले कि बात क्या है। हो सकता है कि तुम्हारी मालूमात हमारे किसी काम की ही ना हो। मालूमात आपके बहुत काम की हैं, ये मैं आपको पहले बता देती हूँ, उसने धड़ल्ले से कहा। आप लोग दूसरों की जेबें खाली करते हैं, आज मैं आपकी जेब खाली करूंगी। पहले मेरा इनाम निकाल कर यहाँ रख दें। उसने उंगली से इशारा किया। मुझे हंसी आ गई। मैंने पूछा, अगर तुम्हारी मालूमात हमारे काम की ना हुई तो पैसे उठाकर जेब में रख लेना और लस्सी पीकर अल्लाह बेली हो जाना। मैंने कुछ पैसे निकालकर मेज पर रख दिए। उसने कहा कि थोड़े हैं। मैंने एक नोट और निकाल कर रख दिया। तब उसने बात शुरू की। ये 4-5 रोज पहले की बात है। शमशेर खान इसी बैठक में बैठा 2 आदमियों से बातें कर रहा था, और ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि शमशेर खान के साथ उठने बैठने वाले शरीफ लोग नहीं होते। ये जिन 2 आदमियों का मैंने जिक्र किया है ना, इनमें से एक बाला कश्मीरी और दूसरा हनीफ टुंडा था। इकबाल उर्फ बाला कश्मीरी और हनीफ टुंडा दोनों सजा याफ्ता मुजरिम और हिस्ट्री शीटर थे। हशमत बीवी ने बात जारी रखते हुए कहा कि वो किसी काम से दरवाजे के करीब गई तो एक जुमला सुनकर चौंक पड़ी। हनीफ टुंडा कह रहा था, सुना है कि नियाज अली के घर वाली बहुत सोनी है। दिलदार हुसैन के तो वारे न्यारे हो गए, मुफ्त की कुड़ी हाथ आ गई। बाले ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं कि नियाज अली अपनी घरवाली को उसके हवाले कर देगा। इतना बेगैरत नहीं है वो, कुछ दे दिलाकर बात खत्म कर देगा। मेरा ख्याल है कि नियाज अली ने जानबूझकर यह हरकत की है। हशमत बीवी ने अपने खामिंद को कहते सुना, वो अपनी घरवाली से बहुत तंग है और इसे छुटकारा पाने की फिक्र में है। हनीफ टुंडे ने पूछा, क्या वो लड़ाई झगड़ा करती है? सारा फट्टा नियाज अली की बहन का है। वो फीके के घरवाली है और नियाज अली की बीवी फीके की बहन है, यानी पट्टे सट्टे का मामला है। हाँ, नियाज अली ने एक दफा मुझे बताया था कि उसकी बहन फीके के घर में खुश नहीं है। ससुराल वाले उस पर बहुत ज्यादती करते हैं और वो इस ज्यादती का बदला अपनी घरवाली से लेना चाहता है, लेकिन सुना है कि वो बड़ी ठीठ औरत है। नियाज अली उसे कई दफा घर से निकाल चुका है, मगर वो फिर वापस आ जाती है। अब उसने जान छुड़ाने का ये तरीका निकाला है। हनीफ टुंडे ने कहा, ओए शमशेर खान, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम उसकी जान छुड़वा देते। फिर वो बाले से मुखातिब हुआ, क्या ख्याल है बाले, ये अपने दिलदार हुसैन से बात करें? क्या मतलब? मतलब ये कि उसके साथ कुड़ी का सौदा कर लेते हैं। वो शरीफ आदमी है, राजी हो जाएगा। क्या तुम चौधरी की बीवी को घर में बसाओगे? मुझे भैंसे पालने का शौक नहीं है, हनीफ टुंडे ने कहा। 2-4 महीने अपने पास रखकर मंडी में पहुंचा देंगे। बात करनी है तो आज ही कर लो, शमशेर खान ने कहा। नियाज अली ने दिलदार हुसैन से वादा किया है कि वो 1-2 रोज में अपनी घरवाली को उसके हवाले कर देगा। हशमत बीबी ने बात खत्म करते ही मेज पर रखे हुए नोट किसी ज्वारी की तरह समेट लिए। उसने वाकई कारामद मालूमात फराहम की थी। हशमत बीबी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, मैंने कहा। नियाज अली अपनी घरवाली को दिलदार हुसैन के सुपुर्द क्यों करना चाहता था? ये बात दिलदार हुसैन से जाकर पूछ लें। मैंने चंद और सवालात किए और रुखसत हो गया। दिलदार हुसैन अगरचे एक कारोबारी शख्स था, लेकिन जुए का पुराना माहिर था। उसके बारे में मशहूर था कि वो ताश के पत्तों के मामले में जादूगर है। ताश में उसको हराना बहुत मुश्किल था। वो भी शमशेर खान के अड्डे पर जाता था। मैंने 2 आदमी भेजकर उसे थाने बुला लिया और इस वक्त वो मेरे सामने बैठा हुआ था। मैंने उससे पूछा, दिलदार हुसैन, नियाज अली से तुम्हारी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? मेरा पहला सवाल सुनते ही वो फिक्रमंद दिखाई देने लगा। बोला, कोई 1-आध हफ्ता हुआ होगा। तुम्हारा इसके साथ क्या मामला हुआ था? मामला? आप किस मामले की बात कर रहे हैं? सुना है कि नियाज अली की बीवी बहुत खूबसूरत है। जज जी, मैं क्या कह सकता हूँ? तुम बहुत कुछ कह सकते हो, मैंने सख्त लहजे में कहा, इसलिए जल्दी से कहना शुरू कर दो। वो मुतज़ब्ज़ब नजर आने लगा। मैंने इस पर नफसियाती दबाव डालते हुए कहा, मैं बाले कश्मीरी और हनीफ टुंडे की कहानी सुन चुका हूँ। अगर तुमने कुछ छुपाने की कोशिश की तो बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे। उसके चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी। बोला, मलिक साहब, जुए में इस किस्म की बातें भी हो जाती हैं और ये सब नियाज अली की तरफ से हुआ था। वो जिद में आ गया था। मैंने कहा कि सारी बात शुरू से बताओ। मैं देखना चाहता हूँ कि बाले कश्मीरी और हनीफ टुंडे ने जो कुछ मुझे बताया था उसमें कितना सच है। उसने तफसील बताते हुए कहा कि 7-8 रोज पहले उसकी नियाज अली के साथ ताश की बाजी लग गई। नियाज अली भी ताश का अच्छा खिलाड़ी था। शुरू में 2-2, 4-4 रुपए की शर्तें चलती रहीं। अगरचे कुछ बाजियां नियाज अली भी जीत रहा था, ताहम दिलदार हुसैन का पल्ला शुरू से भारी था। अगर नियाज अली 2 रुपए जीतता था तो वो 4 रुपए जीत जाता था।
रात के 11 बजे नियाज अली की जेब खाली हो गई। वो सख्त झुंझुलाया हुआ था। दिलदार उठने लगा तो नियाज अली ने उसका बाजू पकड़ लिया और बोला, कहाँ चल दिए, अभी और बाजी होगी। दिलदार हुसैन ने तंजिया लहजे में कहा, जेब तो तुम्हारी खाली हो चुकी है, क्या कपड़े दाव पर लगाओगे? नियाज अली ने अपनी सोने की अंगूठी उतारकर सामने रखी। दिलदार हुसैन, हाथी मरा हुआ भी 1.25 लाख का होता है, इस अंगूठी का क्या देते हो? ये आधे तोले की अंगूठी है, मुझे सोना खरीदने का शौक नहीं है। नियाज अली ने पास बैठे हुए दूसरे जुआरियों को अंगूठी खरीदने के लिए कहा। एक जुआरी ने 40 रुपए में अंगूठी गिरवी रख ली। इस जमाने में सोना 100 रुपए तोला था, यानी उस जमाने के 100 रुपए आज के 3000 रुपए के बराबर थे। नियाज अली ने 40 रुपए सामने रख लिए और गुस्से की वजह से बड़ी बड़ी बाजियां लगाने लगा। नतीजा ये निकला कि वो आधे पौने घंटे में अंगूठी की रकम भी हार गया। दिलदार हुसैन ने रकम समेट ली और उठने लगा। नियाज अली ने इसे फिर रोक लिया और एक जुआरी से कुछ रुपए उधार लेकर दोबारा खेलने लगा। शुरू में वो 1-2 हाथ जीत भी गया, लेकिन फिर हारना शुरू हो गया, यहाँ तक कि उधार ली हुई रकम भी हार गया। चौधरी, कल आना। दिलदार हुसैन खड़ा हो गया। एक रात के लिए इतना ही काफी है। नियाज अली पर सख्त झुंझुलाहट तारी थी। उसने कहा कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ, मैं और खेलूंगा। अब तो तुम्हें कोई कर्जा भी नहीं देगा। दिलदार हुसैन ने कहा, जाओ घर जाकर सो जाओ। नियाज अली ने उसका गिरेबान पकड़ लिया। ऐसे नहीं जा सकते तुम, एक बाजी और होगी, 3 पत्तों की बाजी और नई गड्डी से होगी। एक ही बाजी होगी, आर या पार। अपनी जेबों का सारा माल निकाल कर रख दो। दिलदार हुसैन ने एक झटके से अपना गिरेबान छुड़ाया और गुस्से से बोला, अब क्या अपनी बीवी को दांव पर लगाओगे? हाँ, मैं अपनी बीवी को दांव पर लगाऊंगा। मर्दों वाली जबान कर रहे हो? हाँ, ये मर्दों वाली जबान है। अगर मैं हार गया तो अपनी बीवी तुम्हारे हवाले कर दूंगा, अगर जीत गया तो तुम्हारी जेबों की सारी रकम मेरी होगी और ये बाजी किस्मत की बाजी होगी। पत्तों को न मैं हाथ लगाऊंगा और न तुम हाथ लगाओगे। एक तीसरा आदमी हमें 3-3 पत्ते देगा, जिसके पत्ते बड़े होंगे वो जीत जाएगा। दिलदार हुसैन ने वहां पर मौजूद लोगों से कहा, ओ भाइयों, इसको समझाओ, ये अपनी बीवी को दांव पर लगा रहा है। मालूम होता है कि इसका दिमाग उलट गया है। तुम क्यों फिक्र करते हो? नियाज अली ने कहा, बीवी मेरी है, मैं इससे वैसे भी खुश नहीं हूँ। मैं कह दूंगा कि वो घर से भाग गई है। दिलदार हुसैन ने कहा कि वो ये बाजी खेलने पर राजी नहीं था। अव्वल तो इसे बीवी वाला मामला पसंद नहीं था और दोयम ये कि इस बाजी में खिलाड़ी के लिए अपना कमाल दिखाने का कोई मौका नहीं था। सारा खेल किस्मत का था। ताहम नियाज अली के इसरार पर इसे राजी होना पड़ा था। चुनाचे एक नई गड्डी मंगवाई गई और इसे अच्छी तरह फेंटा गया। फिर एक शख्स ने दोनों के सामने 3-3 पत्ते रख दिए। दिलदार हुसैन ने अपने पत्तों के किनारे उठाकर देखा तो उसका दिल बैठ गया। उसके हिस्से में 2 तिग्गियां और 1 सत्ता आया था। उसे अपनी हार का यकीन हो गया। लेकिन नियाज अली के हिस्से में 1 दुग्गी, 1 तिग्गी और 1 बेकमाई थी। इसके साथ ही वो अपनी बीवी भी हार गया, लेकिन उसे कोई अफसोस नहीं हुआ। उसने दिलदार हुसैन ने कहा कि वो 2-3 रोज के अंदर अंदर अपनी बीवी उसके हवाले कर देगा। दिलदार हुसैन ने अपनी जेबों से तमाम रकम निकाली और सबके सामने उसकी गिनती की। उसके पास कुल 1800 रुपये थे। ये याद रहे कि इस रकम की कुव्वत खरीद आज के 55,000 रुपये के बराबर थी। दिलदार हुसैन ने रवा रवी का सबूत देते हुए कहा, नियाज अली, मैं तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत दे सकता हूँ। 1 हफ्ते के अंदर मुझे 1800 रुपये दे दो और अपनी बीवी अपने पास रखो, रकम को भूल जाओ। नियाज अली ने तेजी से जवाब दिया, जिस चीज़ की बाजी लगी है वही मिलेगी। दिलदार हुसैन ने बताया कि 2 रोज बाद बाला कश्मीरी और हनीफ टुंडा उसके पास आए और उसे अलहदगी में ले गए। दिलदार हुसैन, हम तुम्हारे साथ एक सौदा करने आए हैं। हनीफ टुंडे ने कहा, तुम्हारे फायदे का सौदा है। बाले कश्मीरी ने कहा, सुना है कि तुमने चौधरी नियाज के मुंह पर जूता मार दिया है। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। तुमने जुए में उसकी बीवी जीत ली है। बाले ने कहा, वो अपनी बीवी कब तुम्हारे हवाले कर रहा है? उसने 2-3 रोज का वादा किया है। हनीफ टुंडे ने पूछा, इस आफत को संभाल लोगे? मैं तुम्हें मर्द दिखाई नहीं देता हूँ क्या? दिलदार हुसैन ने कहा, और तुम चाहते क्या हो? सुना है कि बाजी 1800 रुपये की थी। हम तुम्हें 1900 देने के लिए तैयार हैं। औरत हमारे हवाले कर दो। दिलदार हुसैन ने कुछ देर तक टुंडे की तजवीज़ पर गौर किया और फिर बोला, औरत नियाज अली की है, अगर वो राजी हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। मैंने 1800 की बाजी खेली थी, मेरे लिए 1800 भी बहुत हैं। ठीक है, हम तुम्हें रकम देने के लिए तैयार हैं। नियाज अली से हमारी बात करवा दो। दिलदार हुसैन ने अपना आदमी भेजकर नियाज अली को अपने घर बुलवाया और बाले कश्मीरी और हनीफ टुंडे के सामने पूछा कि वो अपनी बीवी कब हवाले कर रहा है।
नियाज अली इन दो बदमाशों को देखकर कदरे मरूब हो गया। फिर भी कदरे हिम्मत करके बोला, इन लोगों की मौजूदगी का यहाँ क्या मतलब है? उस्ताद, गर्मी किस बात पर खा रहे हो? हनीफ टुंडे ने कहा, हमें भी अपना यार बेली समझो। बाले ने कहा कि हमने दिलदार हुसैन से एक सौदा किया है। बाले ने कहा, हमने दिलदार हुसैन से एक सौदा किया है। हमें पता चला है कि औरत की और 1800 की बाजी लगी है। हमने अपने यार से कहा है कि रकम हमसे ले ले और औरत हमारे हवाले कर दे। टुंडे ने कहा, यार चौधरी को इसमें क्या इतराज होगा, वो तो बाजी हार ही चुका है। नियाज अली ने खोले से सर हिलाया और बोला, बात तो तुम सही कहते हो, लेकिन मैं तुम लोगों से क्यों बात करूं? हम दिलदार हुसैन को 200 रुपये ऊपर देना चाह रहे थे, लेकिन उसने इनकार कर दिया। वो 100 रुपये तुम ले लेना। नियाज अली ने पूछा कि रकम लाए हो? बाले ने नोट निकाल कर दिखाए। नियाज अली ने कहा कि 200 रुपये ऊपर होंगे। हमें मंजूर है। जहाँ सत्यानाश वहाँ सवा सत्यानाश। नियाज अली ने दिलदार हुसैन से कहा कि मैं तुम्हें 1600 रुपये दूंगा, बोलो क्या ख्याल है? ये तो बेईमानी हुई। दिलदार हुसैन ने कहा, मैं इन लोगों से खुद भी बात कर सकता था। दिलदार हुसैन, ये सारा काम ही बेईमानी का है, ईमानदार ऐसे काम नहीं किया करते। दिलदार हुसैन 1600 पर राजी हो गया। इसे ये भी मुफ्त में मिल रहे थे, वो इस चक्कर से अलग होना चाहता था। नियाज अली के मुतालबे पर बाले ने 1000 रुपये निकाल कर नियाज अली के हाथ पर रखे और कहा, बाकी 1000 रुपये माल वसूल होने पर। नियाज अली ने 400 रुपये अपनी जेब में रखे और 600 रुपये दिलदार हुसैन की तरफ बढ़ाए और बाले से कहा, कल रात 9:30 बजे प्राइमरी स्कूल के बरामदे में इंतजार करना। जरीना वहाँ पहुँच जाएगी, उसे कहना कि तुम्हें मैंने भेजा है, सवारी का इंतजाम करके आना। तुम साथ नहीं आओगे? मेरी क्या ज़रूरत है? और मेरी बाकी रकम? दिलदार हुसैन ने पूछा। बाकी रकम हम पहुंचाएंगे, बाले ने कहा। फिक्र क्यों करते हो? ये सौदा तय करने के बाद नियाज अली रुखसत हो गया। दिलदार हुसैन ने मुझे बताया कि इस बातचीत के 2 रोज़ बाद तक इसे बकिया रकम नहीं मिली। फिर उसने नियाज अली के कत्ल की खबर सुनी तो खामोश हो जाना ही बेहतर समझा। ये मालूमात हासिल होने के बाद मैंने बाले कश्मीरी और हनीफ टुंडे की गिरफ्तारी के लिए एक छापा मार पार्टी तरतीब दी और एसपी इलाका को भी इस अमर की इत्तला भिजवा दी। 1 हफ्ते तक दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। इस असना में मैंने सलीम लोहार को एक मोतबर शख्स की ज़ाती जमानत पर रिहा कर दिया, लेकिन दिलदार हुसैन को हवालात में बंद रखा। एक रोज़ हमें एक मुखबिर के जरिए इत्तला मिली कि दोनों मफरूर मुलजिमों ने करीबी गांव के एक जमींदार के घर में पनाह ले रखी है। मैंने इसी वक्त एएसआई और होशियार किस्म के सिपाही को बुलाकर सारी सूरत हाल बताई और कहा कि तुम दोनों गल्ले के व्यापारियों के भेस में जाओ और कुछ सुनगुन लेकर आओ। हमें कोई कार्रवाई तो नहीं करना होगी? कार्रवाई की कोई ज़रूरत नहीं, फिलहाल तुम जमींदार की हवेली देख आओ और गांव का नक्शा भी बना लाओ। ये भी अंदाज़ा लगाना कि कार्रवाई के लिए कितने आदमियों की ज़रूरत होगी। इनको रुखसत करने के बाद मैंने कोई दर्जन भर आदमियों की एक पार्टी तैयार की और एएसआई की वापसी का इंतज़ार करने लगा। वो तकरीबन शाम के 6 बजे वापस आया और गांव का रफ सा नक्शा मेरे सामने रख दिया। जमींदार का नाम जमालदीन है, उसने बताया। अच्छा खाता पीता जमींदार है और पहले भी मुजरिमों की पुश्तपनाही करता रहा है। दोनों मुलजिम उसकी हवेली में छुपे हुए हैं और मुसल्लह हैं। अगले रोज़ मैंने अदालत से सर्च वारंट हासिल किया और छापामार पार्टी के 8 अफराद को सादा लिबास में अलग अलग गांव रवाना कर दिया। इनमें से कुछ बंजारों के भेस में थे और कुछ घसियारों के भेस में। इन्हें मैंने हिदायत कर दी थी कि वो गांव के इर्द गिर्द बाहर जाने वाले रास्तों पर छुप कर बैठ जाएं और आने जाने वालों पर नज़र रखें। इसके बाद मैंने 3 आदमियों को साथ लिया। हम घोड़ों पर सवार होकर गांव पहुंच गए। वो एक छोटा सा गांव था जिसमें ज़्यादातर मज़ारेइन रहते थे। वहाँ न कोई स्कूल था, न डाकखाना और न ही डिस्पेंसरी वगैरह। चौधरी जमालदीन को हमारी आमद की पहले ही खबर हो गई थी। उसके आदमी हवेली के बाहर ही हमारे मुंतजिर थे। उन्होंने हमारे घोड़े लेकर एक तरफ बांध दिए और हमें बैठक में ले गए, जहाँ चौधरी ने बड़ी शान से हमारा इस्तकबाल किया। वो 55-56 साल का तवील कामत और बारोब शख्स था। रस्मी कलमात के बाद उसने हमारी आमद का मकसद पूछा और बैठने के लिए कहा। चौधरी, मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, मैंने खड़े खड़े कहा। हम बाले कश्मीरी और हनीफ टुंडे को लेने आए हैं। इन दोनों को हमारे हवाले कर दें, बाकी बातें बाद में होंगी। मलिक साहब, तशरीफ़ तो रखें। आप पहली दफ़ा हमारे गांव आए हैं, हमें कुछ खिदमत का मौका तो दें। चौधरी साहब, आप हमारी खिदमत करके खुश नहीं होंगे, क्योंकि मैं खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। वो संजीदा हो गया और बोला, जिन मुलजिमों का आपने नाम लिया है, इनका मुझे कोई इल्म नहीं है, इसलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। बैठक में चंद और अफराद भी थे, जिनमें से 2 उसके बेटे थे। मैंने कहा, मैं हवेली की तलाशी लेना चाहता हूँ।
इतनी बड़ी बात तो आज तक किसी ने नहीं की। उसका लहजा सख्त हो गया। तलाशियां तो कमी कमीन लोगों के घरों की ली जाती हैं, हम तो इज्जतदार लोग हैं। कानून से लड़ने की कोशिश ना करें, मैंने कहा, इससे आपको नुकसान होगा। एक नौजवान जो चौधरी के पीछे खड़ा था और पढ़ा लिखा लगता था बोला, थानेदार साहब, आपने कानून की बात की है तो एक कानून की बात मेरी भी सुन लें। आप अदालत की इजाज़त के बगैर मेरी हवेली की तलाशी नहीं ले सकते। अदालत का हुक्म ले आएं, हम आपको तलाशी लेने से मना नहीं करेंगे। मैंने जेब से सर्च वारंट निकाल कर उसके सामने कर दिया। उसने बगौर सर्च वारंट का मुआयना किया और फिर बोला, मालूम होता है कि आप पूरी तैयारी करके आए हैं। मैंने कहा, कानून नाफिज करने वालों को खुद भी कानून का एहतराम करना चाहिए। अच्छा, चौधरी जमालदीन ने कहा, आप ज़रा सब्र करें, मैं औरतों को एक तरफ कर दूं। उसके अंदर जाने के बाद मुझे ख्याल आया कि वो औरतों को एक तरफ करने के साथ साथ मुलजिमों को भी एक तरफ कर देगा। मैंने एएसआई के कान में कहा कि वो 2 आदमियों को हवेली की पिछली तरफ भेज दे। एएसआई भी वही बात सोच रहा था जो मेरे जहन में आई थी। वो तेजी से बाहर निकल गया। इसके जाने के 2 मिनट बाद बाहर से फायर की आवाज़ सुनाई दी। मैं जल्दी से बाहर निकला तो देखा कि एएसआई ने रिवॉल्वर हाथ में पकड़ रखा था और इन 2 आदमियों के पीछे भाग रहा था जो गली में दौड़ते चले जा रहे थे। वो मतलूबा मुलजिमान थे। मैंने अपना घोड़ा खोला और फिलफौर उनके ताक़ुब में रवाना हुआ। साथ ही एएसआई को आवाज़ दी कि वो अपना घोड़ा ले आए और दूसरी तरफ से मुलजिमों का रास्ता रोके। गांव का नक्शा हमारे जहन में महफूज था। मैंने 2 हवाई फायर भी किए और मुलजिमों को रुक जाने का हुक्म दिया। इनमें से एक ने पलटकर फायर किया और अपने साथी के हमरा एक खुले हुए दरवाजे में घुस गया। मैंने दरवाजे के करीब पहुंचकर घोड़े को रोका और दीवार के ऊपर से अंदर नजर डाली। वो एक कुशादा सहन था जिसमें चंद मवेशी बंधे हुए थे, मगर मुलजिमान कहीं नजर नहीं आए। मैंने एक सिपाही को जो मेरे पीछे आ रहा था पता करने के लिए अंदर भेज दिया और खुद आगे बढ़ गया। दूसरे इलामे में गांव के किनारे पर था। आगे गंदम के लहलहाते खेत नजर आ रहे थे। पीछे से फायरिंग की चंद और आवाजें आईं। मैं वापस मुड़ने का इरादा कर ही रहा था कि किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने आवाज़ की सिमत नज़र की तो मुलजिमान एक दीवार फलांगते दिखाई दिए। वो बड़ी फुर्ती से खेतों में घुस गए। मैंने घोड़े को एड़ लगाई और मुलजिमों को ललकारते हुए 2 हवाई फायर किए। जो आदमी मुख्तलिफ भेषों में गांव की निगरानी कर रहे थे वो फायरिंग की आवाज़ सुनकर होशियार हो चुके थे और मुलजिमों को दबोचने के लिए तैयार थे। ये बिल्ली चूहे का खेल बहुत जल्द ख़त्म हो गया और हमने दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। जब हम वापस रवाना हुए तो चौधरी जमालदीन घोड़े पर सवार वहां पहुंचा और मुझे नोटों की झलक दिखाने लगा। मैंने कहा, चौधरी जमालदीन, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि मैं खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। अब तुम थाने में आकर बात करना। जब तुम इनकी कहानी सुनोगे तो तुम्हारे ये नोट जेब से बाहर नहीं आएंगे। वो गुस्से से वापस पलट गया। थाने पहुंचकर मैंने दोनों को अलग अलग बंद कर दिया और आराम करने घर चला गया। जाने से पहले मैंने रात की ड्यूटी वालों के लिए ये पैगाम छोड़ दिया था कि दोनों मुलजिमान को सोने न दिया जाए और इनसे अलग अलग पूछताछ जारी रखी जाए। अगली सुबह मैंने हनीफ टुंडे को अपने पास बुला लिया। उसकी उम्र 30 वर्ष के लगभग थी और खासा मजबूत जवान था। उसके बाएं हाथ की उंगलियां किसी लड़ाई में कट गई थीं और तब से उसका नाम टुंडा पड़ गया था। रात भर जागने के बावजूद वो सुस्त दिखाई नहीं देता था। मैंने कहा, क्यों भाई टुंडे, कहानी खुद ही सुनाओगे या हमें उगलवानी पड़ेगी? उसने ढिठाई से जवाब दिया, जनाब, आपके आदमी मुझे सारी रात कहानियां सुनाते रहे हैं और मैं अपनी कहानी बिल्कुल भूल गया हूँ। मेरा ख्याल है कि एक रात और आराम कर लो। मैंने कहा, तुम्हारे साथ कल बात होगी। हुजूर रहम करें, सारी रात उल्लू की तरह जागता रहा हूँ। एक रात और जागा तो मेरा दिमाग पलट जाएगा। मैंने हवलदार को बुलाकर कहा कि इसे कद लंबा करने वाली वर्जिश पर लगा दो और बाले कश्मीरी को ले आओ। हवलदार इसे दूसरे कमरे में ले गया और इसके हाथ छत से लटकने वाले 2 कड़ों में डालकर इतना ऊंचा कर दिया कि उसके पैर की उंगलियां बमुश्किल फर्श पर टिकती थीं। इस अरसे में वो थाड़े मारता रहा मगर हवलदार ने कोई तवज्जो न दी और बाले कश्मीरी को मेरे पास ले आया। वो लंबे कद और गोरे रंग का खुश शक्ल नौजवान था। मैंने पूछा, बाले, रात कैसी गुजरी? सरकार, मुझे तो आप ऐसे ही पकड़ लाए हैं। मैंने तो जुर्म से तौबा कर ली है। मैंने पूछा, नियाज अली की घरवाली का सौदा कितने पैसों में हुआ था? मैं कुछ नहीं जानता जी, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। दिलदार हुसैन भी हमारा मेहमान है, उसको बुलाएं? वो झूठ बकता है जी। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा और पूछा, क्या झूठ बकता है वो? थप्पड़ से उसे कोई खास असर नहीं हुआ। बोला, वो हम पर झूठा इल्ज़ाम लगाता है, हमें तो कुछ पता ही नहीं।
कौन सा झूठा इल्जाम? मैंने एक और थप्पड़ मारा। सरकार, सौदा उसने खुद किया और नाम हमारा लगा दिया। किस चीज का सौदा? औरत का सौदा। तुम्हें कैसे पता चला कि उसने तुम पर किसी औरत के सौदे का इल्जाम लगाया है? सरकार, आपने खुद कहा है। मैंने उसके पेट में घूसा रसीद किया। मैंने ये कब कहा है कि तुम पर दिलदार हुसैन ने इल्जाम लगाया है? सवाल जवाब का सिलसिला आधे पौन घंटे तक जारी रहा, मगर वो रास्ते पर नहीं आया। मैंने उसे टुंडे की जगह पर भिजवा दिया और टुंडे को अपने पास बुला लिया। वो भी बड़ा सख्त जान निकला। मैं शाम तक वक्फे वक्फे से पूछगछ करता रहा, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इस दौरान मैं दोनों को वादा माफ गवाह बनाने का लालच देता रहा। रात के 10 बजे बालिक यानी कि इकबाली बयान देने पर तैयार हो गया। मैंने उसे अपने पास बुलाया तो वो फर्श पर बैठ गया। उसकी आंखें नींद से बोझल हो रही थीं। उसने मेरे सवालात के जवाब में अटक अटक कर जो कहानी सुनाई, वो मैं अपने अल्फाज में आपके सामने पेश करता हूँ। बाले ने मुझे बताया कि नियाज अली की बीवी का किस्सा सुनकर टुंडा बहुत खुश हुआ और दिलदार हुसैन से बात करने का फैसला किया। बाले ने कहा कि उसने हनीफ टुंडे को मना किया और कहा, यार, हमें चौधरी की बीवी के मामले में नहीं पड़ना चाहिए, कोई और ही चक्कर न हो जाए। सुनने वाले ये बात ज़हन में रखें कि बाला बयान देते वक्त अपनी पोजीशन बचाने की कोशिश कर रहा था। हनीफ टुंडे ने कहा, बात करने में क्या हर्ज है? अगर चौधरी अपनी बीवी को घर से निकालने पर तुला हुआ है तो हम क्यों ना फ़ायदा उठाएं? क्या तुम चौधरी की बीवी को घर में बसाओगे? मुझे भैंस पालने का शौक नहीं है, टुंडे ने कहा। 2-4 महीने के बाद लड़की को मंडी में पहुंचा देंगे। आपस में सुलह मशवरा करने के बाद दोनों दिलदार हुसैन के पास पहुंचे और कहा कि वो चौधरी की बीवी का सौदा करने आए हैं। दिलदार हुसैन ने उनकी सारी बात सुनी और नियाज अली को बुला लाया। बाले ने बताया कि नियाज अली पहले तो बात करने से इनकार करता रहा, फिर 2000 पर राजी हो गया। टुंडे ने 1000 पेशगी दिए, जिसमें से 400 रुपये चौधरी ने अपनी जेब में डाल लिए और 600 रुपये दिलदार हुसैन को दिए। दिलदार हुसैन ने अपने बयान में कहा था कि रकम बाले ने दी थी। रकम जेब में रखने के बाद नियाज अली ने उनसे कहा कि वो अगले रोज 9:30 बजे अपनी बीवी को प्राइमरी स्कूल पहुंचा देगा। दोनों वहां मौजूद रहें और सवारी का इंतजाम करके आएं। दोनों अगले रोज 9 बजे ही प्राइमरी स्कूल पहुंचकर इंतजार करने लगे। वो 2 घोड़े भी साथ लाए थे, जिन्हें उन्होंने स्कूल के तारीख सैन में उगे हुए पेड़ के साथ बांध दिया था। इनका प्रोग्राम ये था कि वो जरीना को रातों रात चौधरी जमालदीन की हवेली में पहुंचा देंगे। 9:15 बजे दिलदार हुसैन भी वहां पहुंच गया, क्योंकि उसे अपनी बकाया रकम वसूल करनी थी। लेकिन बकौले बाले, हनीफ टुंडे की नीयत खराब हो चुकी थी और वो मजीद रकम देने का कोई इरादा नहीं रखता था। तीनों रात के 10 बजे तक इंतजार करते रहे, मगर नियाज अली की घरवाली नहीं आई। अगले रोज शमशेर खान के डेरे पर हनीफ टुंडे ने नियाज अली का गिरेबान पकड़ लिया और उसकी घरवाली के बारे में पूछा। इतने औखे क्यों होते हो? नियाज अली गिरेबान छुड़ाते हुए बोला, मैंने अपनी घरवाली को भेजा था, वो उधर से चक्कर लगाकर वापस आ गई, वहां कोई था ही नहीं। बकवास करती है वो, और तुम भी, हनीफ टुंडे ने कहा। अगर आज औरत ना मिली तो हम तुम्हारा पेट फाड़ देंगे। ऐसा करो, आज तुम उसे हमारे घर से उठाकर ले जाना, मैं पिछला दरवाज़ा खुला रखूंगा। हम दोनों बरामदे में सोते हैं, वहाँ और कोई नहीं होता। आधी रात के बाद आना। ये तो कोई बात ना हुई, माल भी खर्च करें और उठाकर भी हम ही लेकर आएं। देख लो, अगर सौदा मंजूर ना हो तो रकम वापस ले लो। रकम अपने पास ही रखो, हम आधी रात के बाद आएंगे। इस दफ़ा कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आप पहले सुन चुके हैं कि चौधरी मनसब अली ने रात के 10 बजे अपने मेहमान को रुखसत किया और देखा कि सहन का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने दरवाजे को कुंडी लगा दी और अंदर चला गया। ये दरवाज़ा नियाज अली ने खोला था और 9:30 बजे बिस्तर पर लेट गया था। जब जरीना सास के पैर दबाने के बाद बरामदे में आई तो नियाज अली सो चुका था। इस रात कई बातें ऐसी हुई जो बज़ाहिर इत्तेफाकिया मालूम होती हैं, लेकिन दर हकीकत इसमें दस्ते कुदरत काम करता दिखाई देता है। चौधरी मनसब अली के मेहमान का आना और चौधरी के खुले हुए दरवाजे पर नज़र पड़ना, जरीना का अपनी सास के पैर दबाना और इस वक्त वापस आना जब नियाज अली सो चुका था। नियाज अली का जल्दी सो जाना भी हैरत अंगेज था। अगर वो जाग रहा होता तो लाजमन जरीना को बरामदे में सोने पर मजबूर करता, फिर जरीना का अपने शौहर से खौफ खाना और अंदर सोने के लिए चले जाना। ये सारी बातें ऐसी हैं जिनमें नुमाया तौर पर कुदरत का हाथ नजर आता है।
कुदरत इस मजलूम औरत को बचाना चाहती थी और जालिम को उसके फैलाए हुए फंदे के जरिए हलाक करना चाहती थी। बाले ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा कि वो प्रोग्राम के मुताबिक आधी रात के बाद चौधरी के दरवाजे पर पहुंचे। हनीफ टुंडे ने जब दरवाजा बंद देखा तो उसका सर घूम गया। वो दीवार फांदकर अंदर दाखिल हुआ और दरवाजा खोल दिया। फिर दोनों बरामदे में पहुंचे और देखा कि जरीना का बिस्तर खाली है। इन्हें यकीन हो गया कि नियाज अली इन्हें उल्लू बना रहा है। बाले के बयान के मुताबिक टुंडे ने खंजर निकाला और पे दर पे वार करके नियाज अली को हलाक कर दिया। मैंने बाले का ये बयान नोट किया और इस पर उसके दस्तखत करवा लिए। फिर टुंडे को अपने पास बुला लिया और उसे बाले के एक वाली बयान की तफसील सुनाई। टुंडे की हालत खासी खराब हो रही थी। मेरे तवक्को के मुताबिक उसने बाले को 2-4 गालियां दी और कत्ल का सारा इल्ज़ाम उसके सर पर डाल दिया। उसने भी वही तफसील बताई जो बाला बता चुका था। ताहम कत्ल और औरत की खरीदारी के सिलसिले में उसने सारी जिम्मेदारी बाले पर डाल दी थी। मैंने उसका भी तहरीरी बयान ले लिया और अगले रोज दोनों की निशानदही पर खंजर और खून आलूद कपड़े बरामद कर लिए। ये कपड़े हनीफ टुंडे के थे, जिसे यह अंदाजा होता था कि नियाज अली को उसी ने कत्ल किया था। दिलदार हुसैन अगरचे कत्ल में मुलविस नहीं था, ताहम मैंने उसे भी शामिल तफ्तीश रखा क्योंकि वो एक बेगुनाह औरत की खरीद व फरोख्त में मुलविस पाया गया था। शाम के वक्त में तीनों मुलजिमों को चौधरी मनसूब अली के घर ले गया और बाले से कहा, मुझे तफसील से बताओ कि तुम दोनों किस रास्ते से घर में दाखिल हुए थे और नियाज अली कहाँ सोया हुआ था। ये सवाल मैंने चौधरी मनसब और दीगर अहले खाना के सामने किया था। इस सवाल का मकसद ये था कि मैं उसके बयान को डबल चेक करना चाहता था, नेज़ घर वालों पर हकीकत को आशिकारा भी करना चाहता था। बाले ने तफसील के साथ वारदात का पूरा हाल बयान किया और ये भी बताया कि बरामदे में कितनी चारपाइयाँ बिछी थीं और इनकी क्या पोजीशन थी। कई और छोटी छोटी बातें भी बताईं। जब वो सब कुछ बता चुका तो चौधरी और उसके खानदान की हालत काबिले दीद थी। मैंने चौधरी से कहा, चौधरी साहब इनको पहचाने, ये हैं आपके बेटे के कातिल। वो कहर आलूद नजरों से बाले और हनीफ टुंडे को देख रहा था। दीगर अहले खाना की भी अजीब हालत थी। मैंने पूछा कि क्या आप ये नहीं पूछेंगे कि इन्होंने किस वजह से नियाज अली को कत्ल किया था। मलिक साहब इनको यहाँ से ले जाएं और फांसी पर लटका दें। मुझे इनकी शक्लें देखकर वहशत हो रही है। औरतें एक अंदरूनी दरवाजे में खड़ी थीं और इनमें सरीना का चेहरा भी नजर आ रहा था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। मैंने कहा, चौधरी साहब मेरा काम सिर्फ तफ्तीश करना है, सजा देना अदालत का काम है, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि इसके कत्ल के पीछे कहानी क्या है। मैंने उसे तफसील से सारी बात बताई कि किस तरह नियाज अली अपनी बीवी को जुए में हारा था और बाद में उसका सौदा करते हुए 400 रुपये कमाए थे और फिर किस तरह अपनी बेगुनाह बीवी को इन बदमाशों के हवाले करने का वादा किया था। ये झूठ है, चौधरानी ने कहा। मेरा बेटा ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। मैंने कहा, चौधरानी कोई औरत अपने बेटे के मुतालिक ऐसी बात नहीं सुन सकती, लेकिन दुनिया में जुल्म करने वाले भी माओं के ही बेटे होते हैं। ये दिलदार हुसैन जुआरी है। मैंने दिलदार हुसैन की तरफ इशारा किया। नियाज अली ने उसके साथ जुआ खेला था। वो इसके पास अपनी नकदी और अंगूठी हारने के बाद बीवी को भी हार गया। ये बात शमशेर खान के अड्डे पर जाने वाला हर शख्स जानता है। चौधरी ने कहा, ऐसी हरकत तो कोई बेगैरत ही कर सकता है। चौधरी साहब मैं ये बात नहीं कहना चाहता था, लेकिन आपने खुद ही कह दी है। मैं आपके घर की पूरी कहानी सुन चुका हूँ। इस सारी तबाही का सबब वट्टे सट्टे की शादी है। आपकी बेटी अपने खामिद से लड़ झगड़ कर घर आ जाती थी और आप उसकी बातें सुनकर अपनी बहू पर जुल्म करते थे। आपका बेटा जरीना को घर में नहीं रखना चाहता था और ये बात आपको भी अच्छी तरह मालूम है कि कत्ल से चंद रोज पहले उसने जरीना को मारकर घर से निकाल दिया था। अगर ये आपकी बेटी की तरह खुदसर होती तो 1 मिनट भी यहाँ न टिकती, लेकिन ये 2.5-3 घंटे आपके दरवाजे पर बैठी रोती रही। फिर महल्ले वालों के समझाने पर आप उसे अंदर ले गए। अगर आप लोग इसको अपनी बेटी की तरह समझते तो कभी ऐसा जुल्म न करते। इंसान को कुदरत की गिरफ्त से डरना चाहिए। इन सब ने खामोशी से मेरी बातें सुनी। बोलने की कुछ गुंजाइश थी भी नहीं, क्योंकि वो अपनी ज्यादतियों का हाल बखूबी जानते थे।